लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्टडी किया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आपने उसके दोनों प्रकार के समायोजनों को देखा और दोनों प्रकार की सेटिंग्स में मैग्निफिकेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है ये भी हमने स्टडी किया। किस प्रकार के समायोजन में मैग्निफिकेशन हमको ज़्यादा मिलेगा, किस में कम मिलेगा, हमने इसको भी देखा और कितना मिलेगा ये भी देखा। आज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के इस टॉपिक पे हम लोग और आगे चलते हैं। इसमें हमको स्टडी करना है टेलीस्कोप के बारे में। टेलीस्कोप जिसको हिंदी में आप बोलते हैं दूरदर्शी। टेलीस्कोप दूर स्थित, बहुत दूर जो वस्तुएं होती हैं उनके बड़े आकार के प्रतिबिंब हमारी आंख के नजदीक बना देती हैं और वो जो बड़े आकार के प्रतिबिंब बनते हैं वो हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बना देते हैं। अब बड़ा, क्योंकि बड़ा दर्शन कोण बन रहा है तो हमें वो वस्तु बड़ी और स्पष्ट दिखने लगती है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर डायरेक्टली जो वस्तुएं बहुत दूर होती हैं ना, उनको अगर हम डायरेक्टली देखते हैं तो ये वस्तु है बहुत दूर है अगर, और ये यहां पर हमारी आईज है इतनी ज्यादा दूर, तो ये जो वस्तु होती है इससे जो लाइट रेज ऐसे आती हैं, वो लाइट रेज यहां आते आते ये एंगल, जिसको आपको याद होगा विजुअल एंगल कहते हैं, विजुअल एंगल उसका बहुत छोटा हो जाता है। इतना छोटा हो जाता है कि ये ऑब्जेक्ट हमको, जो कि एक्चुअली साइज में बहुत बड़ा होता है, वो हमको बस छोटा सा जरा सा दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कि स्टार्स हैं, मून है, एक्चुअली इनके साइज बहुत बड़े बड़े साइज हैं, लेकिन क्योंकि ये हमसे इतनी दूर है कि जब इनसे लाइट रेज चलती हैं तो वो लाइट रेज हमारी आईज पर बहुत छोटा सा विजुअल एंगल बनाती है, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े स्टार्स, इतना बड़ा मून हमको बिल्कुल इतना सा दिखता है। अब इसी को हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें, उसको क्लियर देखें, स्पष्ट देखें। ये इसी में के लिए हेल्प हमारी टेलीस्कोप करती है। अब टेलीस्कोप क्या करती है? टेलीस्कोप का जब हम लगाते हैं तो जैसा कि मैंने बोला कि वो हमारी आंख के नजदीक और बड़े आकार का प्रतिबिंब बना देती है। फिर वो बड़े आकार का प्रतिबिंब हमारी आंख पर दर्शन कोण बड़ा बनाता है और हमको वो वस्तु साफ और बड़े आकार की दिखने लगती है। पर टेलीस्कोप इमेज तो बड़ी बना देती है, पर इसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। क्या छोटी सी प्रॉब्लम है? छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो जो यहां पर जैसे इमेज इसकी बनी, अब इतनी डिस्टेंस पर 4 लाइट रेज आ रही हैं, ठीक। अब मैंने क्या किया, टेलीस्कोप से मैंने उनको, उस इमेज को बड़ा करना है, तो मैंने टेलीस्कोप से इसने के बजाय उस इमेज को इतना बड़ा कर दिया। अब इमेज को बड़ा करने का हमारा तरीका क्या है? आंसर है, इमेज को बड़ा करने का हमारा तरीका ये है कि उसमें जो ये 4 पॉइंट्स है ना, इनको ऐसा दूर दूर कर दो। तो पहले जो 4 लाइट रेज केवल इतनी सी जगह पर आ जाती थी, अब वही 4 लाइट रेज हमने ऐसे फैला दिया, इतनी सी जगह को लाइट अप कर रही हैं वो। अब आप खुद समझ सकते हैं, यही 4 लाइट रेज इतनी सी जगह को लाइट अप करेंगी या यही 4 लाइट रेज इतने बड़े एरिया को लाइट अप करेंगी। कब इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी? तो आंसर है 4 लाइट रेज जब इतने बड़े एरिया को ब्राइट करेंगी तो ब्राइटनेस ज्यादा होगी, और यही 4 लाइट रेज को अगर हम स्प्रेड करके इतनी दूर दूर कर देंगे, इतने बड़े एरिया में फैला देंगे, तो इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो टेलीस्कोप इमेज को बड़ा तो कर देती है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये आएगा कि जो लाइट रेज ऐसा दूर दूर हो जाएंगी, उससे इमेज की ब्राइटनेस कम हो जाएगी, और इमेज की ब्राइटनेस अगर कम हो जाएगी तो हमको वो ब्लर दिखेगा, धुंधला दिखेगा। ये इसके साथ एक प्रॉब्लम होती है। जैसे इसका एक एग्जांपल भी आप ले सकते हो, जैसे ये बल्ब आपका जल रहा है, आप अगर वहां देखते हो बल्ब पे, तो ये आपको
बहुत ज्यादा लाइट वहां दिखती है बल्ब के, अगर बल्ब को ही देखोगे आप तो बहुत ज्यादा लाइट दिखती है। अब वही लाइट जब यहाँ पर टेबल पर आती है तो ये लाइट कैसी हो जाती है, उतनी तो नहीं रहती जितनी वहां पर हमको दिख रही है, उससे कम हो जाती है, पर हमको टेबल साफ साफ दिख जाता है। लेकिन अगर आप सोचिए कि जितनी लाइट अभी टेबल पे है, अगर इतनी लाइट बल्ब पे होती, बल्ब पे बहुत ज्यादा है, टेबल पे कम है, लेकिन जितनी लाइट टेबल पर है उतनी अगर कम लाइट बल्ब पर होती तो वहां से जो लाइट यहां पर आती तो वो तो और डार्क हो जाता ना यहां पर, तो टेबल हमको इतना क्लियर नहीं दिखता। तो इमेज को हम चाहते हैं कि शार्प इमेज बने, लाइट रेज उसमें इमेज को धुंधला नहीं होना चाहिए, उस पर डार्क नहीं होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम कैसे अमेंड कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने का हमारा सॉल्यूशन ये है कि अभी जो ये लाइट रेज कितनी है, 4 लाइट रेज हैं। हम जहां पर ऑब्जेक्ट है वहां से पहले से ही हम लाइट रेज ज्यादा लेकर आएंगे। जैसे ये 4 अभी थी इतनी जगह पर, तो हम पहले से ही वहां से लाइट रेज को ज्यादा लेके आएंगे, 100 लाइट रेज लेके आएंगे। अब अगर 100 लाइट रेज लेके आएंगे, इतनी जगह पर 100 आ रही हैं। अब अगर हमने इसको बड़ा भी कर दिया टेलीस्कोप से, तो पहले 4 लाइट रेज इतनी जगह को ब्राइट अप कर रही थी, लाइट अप कर रही थी। अब इतनी सी जगह पर इमेज बड़ा होने के बाद भी कितनी लाइट रेज इसको लाइट अप कर रही हैं, 100 लाइट रेज। तो आप खुद समझ सकते हैं, अगर इतने बड़े एरिया को 4 लाइट रेज लाइट अप करेंगे तो ज्यादा ब्राइट इमेज बनेगी, या इतने बड़े एरिया को 100 लाइट रेज लाइट अप करेंगी तो ज्यादा ब्राइट इमेज बनेगी। तो आंसर है जब 100 लाइट रेज इसको ब्राइट अप करेंगी, इसको लाइट अप करेंगी तो ज्यादा ब्राइट इमेज बनेगी। तो हमें इस प्रॉब्लम को दूर करने का हमें एक निष्कर्ष निकला, हमें एक बात पता चली कि अगर हमें इमेज को ब्राइट और शार्प बनानी है तो हम पहले से ही वस्तु से ज्यादा लाइट रेज लेकर के आएंगे, ठीक है। और वो ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज हम कैसे ला सकते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज लाने के लिए ही ये यहां पर एक लेंस लगा हुआ है। देखिए, ये हमने ऑलरेडी एक फिगर बना के रखा हुआ है। इसमें भी 2 लेंसेज हैं, एक लेंस ये, एक लेंस ये वाला लेंस हमेशा उस तरफ डायरेक्ट किया जाता है, हमेशा उस तरफ दृष्टि करते हैं जिस तरफ वस्तु होती है। तो यहां कहीं बहुत दूर इंफिनिटी पर यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़े साइज का ऑब्जेक्ट है ये ए बी, लेकिन एट इंफिनिटी है। यहां से जो लाइट रेज ऐसे आएंगी तो हमने इसके सामने क्या किया, इतने बड़े साइज का कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, बड़े साइज का कॉन्वेक्स लेंस। बड़े साइज के कॉन्वेक्स लेंस से हमें ये बेनिफिट होगा कि ऑब्जेक्ट क्योंकि बहुत दूर है, वहां से जो लाइट रेज आएंगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज इसमें से अंदर आ जाएंगे। अगर हम ये वाला लेंस छोटा कर देंगे तो आने वाले लाइट रेज तो बहुत आएंगी, लेकिन सारी लाइट रेज तो एंटर नहीं करेंगे, तो लाइट रेज कम एंटर करेंगे इस पे। तो हमने लेंस को बड़ा कर दिया। अब लेंस को अगर हमने बड़ा कर दिया तो ये लाइट रेज यहां से आएंगी, ऑब्जेक्ट से आने वाली लगभग अधिकतर प्रकाश किरणें इसके अंदर एंटर कर ही जाएंगे। तो छोटा नहीं लेते, हम इसको बड़ा लेते हैं। तो इमेज को अगर ब्राइट बनाना है, उसको ज्यादा शार्प आपको देखना है, तो आपको जो लेंस वस्तु की ओर रहना है उस लेंस का साइज आपको कैसा रखना पड़ेगा, बड़े साइज का रखना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि ये लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ रहता है इसलिए इसका नाम हमने रख दिया ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस इसका नाम हमने रखा, ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसे आप हिंदी में अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसकी हिंदी नोट कर सकते हैं। ये लाइट रेज आएंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि टेलीस्कोप करता क्या है एक्चुअली। लिखा है कि यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो बहुत दूर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को बड़े आकार का तथा हमारी आंख के समीप बना देता है। बड़े साइज का बनाने के साथ साथ हमारी आंख के नजदीक भी बनाता है। और ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बना देता है।
अगर ये हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है तो उसकी वजह से हमें जो वस्तुएं होती हैं वो बड़े आकार की और स्पष्ट दिखना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अब टेलीस्कोप में भी हम दो प्रकार के समायोजन कर सकते हैं। एक समायोजन कर सकते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने, और एक समायोजन हम कर सकते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। दोनों समायोजनों में क्या फायदा है आप जानते हैं। ठीक है, पहले समायोजन हम लोग कर रहे हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक लेंस यहां पर और लगाया है जिधर से हम आंख से देखेंगे। इसको बोला जाता है आई पीस। आई पीस को हिंदी में आप बोल सकते हैं अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका भी कह सकते हैं आप, अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका। ठीक है, ओके। ये अभिदृश्यक ऑब्जेक्टिव लेंस, इसलिए हमने ये वाला पॉइंट को ओ मान लिया है। बहुत दूर इंफिनिटी पर ये कोई ऑब्जेक्ट होगा, स्टार है, मून है, कोई भी प्लेनेट है, कोई भी मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट मान लिया और उसको हम देख रहे हैं। आप तो जानते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर होता है तो वहां से जो लाइट रेज आती हैं एक्चुअली उनके बीच कुछ ना कुछ एंगल होता है, लेकिन जब बहुत दूर से लाइट रेज आती हैं तो हम उनको एक दूसरे के पैरेलल मान सकते हैं, एक दूसरे के समांतर मान सकते हैं। तो ये तीन लाइट रेज मैंने ली हैं और तीनों लाइट रेज आपस में समांतर हैं। अब ये आपस में तो समांतर हैं, लेकिन ये मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा स्टार बहुत ऊंचाई पर होगा इस तरीके से और हम उसको ऐसा रख के देखेंगे, तो ये जो दूर स्थित वस्तु है उससे चलने वाली प्रकाश किरणें आपस में तो समांतर होंगी श्योरली, लेकिन ये मुख्य अक्ष के समांतर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो मैंने आज बनाई है आपस में तो समांतर बनाई है, पर मुख्य अक्ष के समांतर हमने नहीं बनाया है। मुख्य अक्ष से थोड़ा एंगल बनाते हुए बना लिया है हमने इसको। ठीक है, अगर ये आपस में समांतर हैं तो फिर लेंस पर पड़ेंगी, पड़ करके उनका अपवर्तन होगा और अपवर्तन के बाद दे विल मीट एट वन पॉइंट, ये एक पॉइंट पर मिलेंगी। तो ये जिस पॉइंट पर मिलेंगी उसको क्या बोलेंगे? अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि अगर कोई भी लेंस आपके पास है, अगर इसमें प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो वो हमेशा मुख्य फोकस पर मिलती हैं, मुख्य फोकस पर मिलती हैं, प्रिंसिपल फोकस पर। लेकिन अगर प्रकाश किरणें आपस में समांतर हैं, आपस में तो समांतर हैं, पर वो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, तो वो मुख्य फोकस पर तो नहीं मिलेंगी, लेकिन फोकस तल के ही किसी पॉइंट पर मिलेंगी और वहीं पर उसकी इमेज बनाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो वो मुख्य अक्ष पर जो मुख्य फोकस होता है सारी की सारी किरणें अपवर्तन के बाद उस पॉइंट पर मिलती हैं। लेकिन अगर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है लेकिन आपस में समांतर हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद वो फोकस प्लेन पर मिलती हैं, फोकल प्लेन पर मिलती हैं, फोकस तल पर, मुख्य फोकस पर तो नहीं मिलेंगी लेकिन उसी प्लेन पर कहीं ना कहीं मिलती हैं। तो ये जो अभिदृश्यक लेंस है ये इसका मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस को हम F से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये मुख्य फोकस ऑब्जेक्टिव लेंस का है, तो हमने इसके साथ एक सफिक्स O लगा दिया है, FO। ये पॉइंट है मुख्य फोकस किसका? अभिदृश्यक लेंस का। तो ये किरणें आपस में समांतर आई क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर नहीं थी, इसलिए प्रिंसिपल फोकस पर तो नहीं मिली, लेकिन ये आपस में समांतर होने के कारण फोकल प्लेन पर ही मिली। यहां पर ये फोकल प्लेन है, उसी के किसी पॉइंट पर जाकर के मिलेंगी। तो ये यहां 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 नहीं मिली, इस पॉइंट पर जाकर के मिल गई। जब इस पॉइंट पर मिली तो ये जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर था AB, ये उसका इमेज यहां पर
बन गया। और इस इमेज का नाम हमने रख दिया A डैश B डैश, ये उस इमेज का नाम रख दिया हमने। नाउ आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई है कि अगर प्रकाश किरणें आपस में पैरेलल होने के साथ साथ मुख्य अक्ष के भी समांतर होती हैं तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर मिलेंगी श्योरली। लेकिन अगर अपने आपस में समांतर हैं लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है तो फिर मुख्य फोकस पर नहीं मिलेंगी, लेकिन फोकस से गुजरने वाला जो तल है ना उसी में कहीं पर मिल जाएंगी वो जाकर के। यहां पर मिली और ये बहुत दूर स्थित अनंत पर स्थित वस्तु AB का प्रतिबिंब बन गया। ये प्रतिबिंब कैसा बना? तो आंसर है ये प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक है, वस्तु से छोटे आकार का प्रतिबिंब है और वस्तु की दूसरी तरफ बन रहा है। ठीक है, ये इमेज का डिस्क्रिप्शन हो गया, उसकी विशेषता हो गई। ठीक, लेकिन क्योंकि ये इमेज तो कैसी बन गई? छोटी। अब अगर इस इमेज को ही हम डायरेक्ट अपनी आंखों से देखेंगे तो ये हमको छोटी दिखाई देगी, हमको तो और बड़ा करके देखना है। अब अगर किसी चीज को और बड़ा करके आपको देखना है तो आपके पास क्या रास्ता है? आंसर है हमारे पास एक तरीका है कि हम उसके सामने जाकर एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा देंगे, उसके सामने जाकर के एक सिंपल माइक्रोस्कोप लगा देंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास का काम ही है किसी भी चीज को बड़ा करके आपको दिखाना। तो ऑब्जेक्टिव से जो हमारा इमेज बना वो छोटा बना एंड वी वांट टू एनलार्ज इट, हम इसको और बड़ा करना चाहते हैं। तो अगर आप इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो आपको इसके सामने एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना पड़ेगा और वो मैग्नीफाइंग ग्लास इसको बड़ा करके आपको दिखा देगा। पर एक चीज याद रहे, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या है? आंसर ये पॉइंट अभिदृश्य का मुख्य फोकस है। और क्योंकि यहीं पर AB की इमेज बनी है तो इसी जगह पर B डैश भी है। हम चाहे इस पॉइंट को FO लिख सकते हैं, हम चाहे इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी तो हम B डैश भी लिख देंगे। ठीक है, ओके। अब इसको और बड़ा करने के लिए हमने इसके सामने एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया। सो एक्चुअली ये जो आपका लेंस लगा है ना, दिस इज नथिंग बट इट इज मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास या ये जिसे आप बोलते हो सिंपल माइक्रोस्कोप, तो ये वो सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। अब मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे ही लगाएंगे ये हमें इसकी इमेज को बड़ा करके दिखा देगा। अब इस मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास इसके प्रतिबिंब को बड़ा करेगा। कैसे बनाएगा? क्योंकि ये इसके लिए वस्तु का काम करेगा तो हम इसको सेट करना चाहते हैं। और क्योंकि हम जो सेटिंग बना रहे फॉर रिलैक्स्ड आइज, रिलैक्स्ड आइज के लिए सेटिंग करना है, इसका मतलब हमारी आंखों पर किरणें कैसी जानी चाहिए? आंसर है समांतर जानी चाहिए। पैरेलल लाइट रेज मुझे चाहिए हमारी आइज पर, तो हम क्या करेंगे? ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास रखा इसका इधर कहीं एक मुख्य फोकस होगा और एक मुख्य फोकस राइट साइड पे होगा इसका। भाई कोई भी लेंस होता है तो उसमें एक इधर और एक इधर मुख्य फोकस होता है ना, तो जो इसके मुख्य फोकस हैं, आप लेंस खिसकाओगे मुख्य फोकस खिसक जाएगा, लेजर खिसकाओगे मुख्य फोकस इधर आ जाएगा। आप इधर खिसकाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये अपनी जगह पर बना रहे और इसके बीच की दूरी कम हो जाए। लेंस और उसका मुख्य फोकस बराबर डिस्टेंस पर रहेंगे। तो जब हम इसको रखेंगे फिर हम इसको आगे या थोड़ा सा पीछे खिसकाकर इसको सेट करेंगे, इसका समायोजन करेंगे और इसको सेट करेंगे फॉर पैरेलल रेज। किसी भी लेंस में पैरेलल रेज कब आ सकती हैं आपकी आंखों पर? तो आंसर है किसी भी लेंस में पैरेलल रेज तब आ सकती हैं जब आप उसके सामने ऑब्जेक्ट को उसके मुख्य फोकस पर रखोगे। अगर आपने ऑब्जेक्ट को मुख्य फोकस पर रख दिया है किसी लेंस के, तो उससे जो किरणें चलेंगी वो हमारी आंख पर अपवर्तन के बाद जब पहुंचेंगी तो आपस में समांतर होंगी। इसका मतलब है ये जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनाई है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वस्तु का। तो हम चाहते हैं ये वाली वस्तु इसके मुख्य फोकस पर आ जाए, क्योंकि अगर ये वस्तु इसके मुख्य फोकस पर आ जाएगी
तो अपवर्तन के बाद किरणें समांतर हो जाएंगी और रिलैक्स्ड आइज के लिए सेटिंग हमारी बन जाएगी। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम लेंस को यहां रखेंगे और कहीं पर इसका इधर की तरफ लेफ्ट साइड पे कहीं मुख्य फोकस होगा, यहां होगा, यहां होगा या यहां होगा, कहीं पर भी होगा। हम इसको इतना आगे या पीछे खिसकाएंगे ताकि इसका मुख्य फोकस यहां हो, यहां हो, यहां कहीं पर भी हो, पर वो मुख्य फोकस इसी पॉइंट पर आ जाना चाहिए। समझ आई मेरी बात आपको? अब हमने इसको इतना आगे पीछे खिसकाया लेंस को कि इस लेंस का प्रिंसिपल फोकस भी इसी पॉइंट पर आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो वस्तु है वो इस लेंस के मुख्य फोकस पर है, और अगर कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के सामने उसके मुख्य फोकस पर रखी जाती है तो उसका इमेज कहां बनता है, इन्फिनिटी पर। तो हम इसका इमेज बनाने लगे। ऐसा ही एक मुख्य फोकस इधर की तरफ इसका होगा, Fe। दो मुख्य फोकस होते हैं ना, एक लेफ्ट में और उतनी दूरी पर एक राइट में। अब हम इसका इमेज बनाएंगे, तो इसके इमेज बनाने के लिए फिर से हमने वही काम किया, दो लाइट रेज ली। एक लाइट रे मुख्य अक्ष के समांतर जो कि अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से चली गई, दूसरी लाइट रे प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, सो विदाउट डेविएशन इट विल गो स्ट्रेट, ये बिल्कुल सीधी चली जाएगी। अब ये दोनों लाइट रेज हमने देखा पैरेलल है, सामने आइज लगाया, देखा दोनों पैरेलल है। इनको हमने तो इधर की तरफ तो कहीं काटेंगी नहीं, तो हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, पर क्योंकि ये पैरेलल है तो एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी, तो हम मान लेते हैं कि इसकी इमेज कहां बनेगी, जाके इन्फिनिटी पर इमेज इसकी बन जाएगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, देखो ध्यान से, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के भी मुख्य फोकस पर है ये, और हमने इसको आगे या पीछे खिसकाया है इतना कि ये जो इमेज जो इसके द्वारा बनी है ये इससे फोकस पर आ जाए, इसके भी फोकस पर ही ये इमेज ये वस्तु रहे, तो ये उसके प्रतिबिंब को अनंत पर बना देगा। इस तरह से हम ये वाला समायोजन करते हैं। अब इस समायोजन में हम चाहते हैं ये देखना कि कितना मैग्निफिकेशन आखिरकार हुआ है, कितना आवर्धन हुआ है आखिरकार। ठीक है, आवर्धन के लिए यहां पर क्योंकि मुझे एंगुलर मैग्निफिकेशन लगाना पड़ेगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए हमको एंगल देखने पड़ेंगे। दो एंगल चाहिए, एक प्रतिबिंब के द्वारा हमारी आंख पर बनने वाला दर्शन कोण चाहिए और एक वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर बनने वाला दर्शन कोण चाहिए। वस्तु यहां पर है, यहां से जो किरणें आई हैं आप देखें ये मुख्य अक्ष के साथ कुछ एंगल बनाती हैं। ठीक है, तो ये एंगल को ही हम मान लेंगे अल्फा, वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर बना हुआ दर्शन कोण। और अंतिम प्रतिबिंब तो यहां कहीं बनेगा इन्फिनिटी पर जाकर के, और ये उसकी लाइट रेज है। तो अंतिम प्रतिबिंब हमारी आंख पर जो दर्शन कोण बनाएगा वो ये वाला कोण है, और इसे हम काहे से लिखते हैं, बीटा से। ये थोड़ा सा देखो आपको ध्यान से समझना है। फिर से एक बार, अंतिम प्रतिबिंब इसी रे पर तो कहीं बनेगा जाकर के। अब हम कहते हैं चाहे जहां बन जाएगा, लेकिन उस अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा हमारी आंख पर बनने वाला दर्शन कोण तो यही वाला होगा, ये वाला एंगल होगा। वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर जो दर्शन कोण बनेगा वो ये बनेगा। अब आप यहां पर एक ऑब्जेक्शन हमसे कर सकते हैं कि सर ये जो एंगल आपने बनाया है अल्फा, आप तो कह रहे हैं कि ये वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर बना दर्शन कोण है, पर यहां तो हमारी आंख नहीं है, हमारी आंख तो वहां पर है। आप ये ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि ये लाइट रेज आ कहां से रही हैं, आंसर है बहुत दूर से आ रही हैं, अप टू इन्फिनिटी। अगर लाइट रेज अनंत से आ रही हैं और यहां हमारा टेलीस्कोप रखा हुआ है, अगर हमारा टेलीस्कोप इतना बड़ा भी है, साइज उसका इतना बड़ा भी है, और लाइट रेज आ कहां से रही हैं, इन्फिनिटी से, तो अनंत से यहां तक जो लाइट रेज आई हैं उस डिस्टेंस की तुलना में टेलीस्कोप की जो लेंथ है वो तो ना के बराबर है ना, उसकी तुलना में तो ये बहुत कम है। अगर ये बहुत कम है तो हम टेलीस्कोप का डिस्टेंस नगण्य मान करके उसको हम छोड़ देते हैं, और ये मान सकते हैं कि जो हमारी आई है वो एंगल यहां बनता है, यहां बनता है या यहां बनता है। तीनों प्रकार के एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा,
कि आंख यहां रखेंगे तो अलग एंगल बनेगा, वहां रखेंगे तो अलग बनेगा, एंगल डिफरेंट नहीं हो सकते, क्योंकि लाइट रेस इन्फिनिटी से आ रही हैं और इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेस ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है उनकी कंपैरिजन में टेलीस्कोप की जो लेंथ है वो बहुत कम है। तो हमारे लिए टेलीस्कोप की लेंथ ना के बराबर है, हम उसको नेग्लेक्ट करके छोड़ सकते हैं। तो इस वजह से ये एंगल जो यहां बना वो भी हम आंख पर बना मान सकते हैं, और जो एंगल यहां बना उसको भी हम अपनी आंख पर ही बना मान सकते हैं। ठीक है, वैसे भी एंगल चेंज नहीं होते हैं। आप देखिए, मैंने आपको कई बार पहले भी एग्जांपल बताया कि अगर मून हमसे बहुत दूर है, रात का टाइम है, आपने देखा कि मून आपको इस डायरेक्शन पे दिखाई देता है, इस डायरेक्शन पे दिखाई देता है, और फिर यहां से आप 10 मीटर दूर चले जाइए उधर की तरफ, अब भी आप देखेंगे कि आपको मून इसी डायरेक्शन पे दिखाई देता है। इतनी छोटी मोटी डिस्टेंसेस चलने पर मून की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो वस्तुएं बहुत दूर होती हैं उनके लिए छोटा मोटा डिस्टेंस मायने नहीं रखता। इसलिए हम इस एंगल को मान सकते हैं कि वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण है, और ये एंगल प्रतिबिंब के द्वारा हमारी आंख पर बना हुआ दर्शन कोण है। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ओके, अब हमको तो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है, आवर्धन कैलकुलेट करना है कि आवर्धन कैसे कितना बनेगा इसका। तो मैग्निफिकेशन के लिए आप देखिए ध्यान से, मैग्निफिकेशन एम, आपको इसका एक फॉर्मूला मालूम होगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन का यूज करेंगे, कोणीय आवर्धन, क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत लंबी लंबी हैं, तो हम रेखीय जो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा उसको लेकर हमारा काम नहीं बनेगा, हमें एंगुलर मैग्निफिकेशन लेने पड़ेंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशन में आपको याद होगा फॉर्मूला, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण अपॉन वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। अब इसमें आप देखिए, प्रतिबिंब ने हमारी आंख पर कितना दर्शन कोण बनाया है, बीटा, और वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर जो बना कोण है, दर्शन कोण है, वो अल्फा है। ठीक है, अब फॉर वेरी स्मॉल एंगल, बहुत छोटे एंगल्स के लिए, फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स हम बीटा को लिख सकते हैं tan बीटा और अल्फा को लिख सकते हैं tan अल्फा। ओके, अब m इज इक्वल टू tan बीटा। देखिए यहां पर आपको ये वाला ट्रायंगल देखना है, ये वाला ट्रायंगल जो ये E B डैश A डैश, ये ट्रायंगल, तो tan बीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब के लिए क्या लिखना पड़ेगा, A डैश B डैश, A डैश B डैश, अपॉन बेस के लिए E B डैश, बेस के लिए E B डैश, अपॉन tan अल्फा, ये अल्फा। बेटा एक चीज ध्यान से देखो, अगर ये अल्फा है तो बउआ ये वाला एंगल भी तो अल्फा हो जाएगा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। ठीक है, अब अगर ये अल्फा हो गया तो tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए आप इस वाले ट्रायंगल को देखिए, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, ये जो आप देख रहे हैं कौन सा, O B डैश A डैश। tan अल्फा के लिए ये लंब का काम करेगा और ये साइड बेस बनेगी, आधार। तो लंब की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, A डैश B डैश, अपॉन बेस की जगह पर क्या लिखेंगे, तो आंसर है बेस की जगह पर लिखेंगे OB डैश। इतना समझ आ गया सभी को। ठीक है, A डैश B डैश से A डैश B डैश कैंसिल कर लीजिए। अब m की वैल्यू क्या मिलेगी, ये नंबर उलट जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी OB डैश अपॉन EB डैश। OB डैश, OB डैश क्या है, ध्यान से देखिए, O से B डैश तक का डिस्टेंस। आप सभी को मालूम है कि अगर ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र है और ये लेंस का मुख्य फोकस है, तो प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस तक के डिस्टेंस को फोकस दूरी कहते हैं। तो यहां से ऑप्टिकल सेंटर से और B डैश पर ही तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस का मुख्य फोकस है, यानी कि यहां से यहां तक ये इस लेंस की फोकस दूरी है। और क्योंकि ये वाली फोकस दूरी है
तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं, लेकिन ये वाली फोकस दूरी ऑब्जेक्टिव की है तो हमने इसको FO से लिख दिया है। ठीक है। अच्छा, अब OB डैश, क्योंकि ये डिस्टेंस पर्टिकुलरली राइट हैंड साइड पे मेजर की जा रही है तो इसको हम प्लस साइन के साथ ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखिए EB डैश, E से लेकर और B डैश तक का डिस्टेंस। तो बेटा आप एक चीज ध्यान दीजिए कि B डैश यहां पर है और यहां पर इस नेत्रिका का मुख्य फोकस भी तो इसी पॉइंट पर पड़ रहा है, क्योंकि हमने इसको आगे पीछे खिसकाकर इस प्रकार सेट किया है कि इस लेंस का मुख्य फोकस इसी पॉइंट पर आ जाए। जहां पर ये इमेज बनी है वहीं पर इसका मुख्य फोकस आ जाए। तो अगर इसी पॉइंट पर इस लेंस का मुख्य फोकस है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये डिस्टेंस इसकी फोकस दूरी हो जाएगी, और क्योंकि ये फोकस दूरी नेत्रिका की है तो हमने इसको क्या लिख दिया? FE। तो E से B डैश तक का डिस्टेंस क्या लिखेंगे? FE। और क्योंकि ये स्पेशली लेफ्ट हैंड साइड में नापी जा रही है तो इसको माइनस में हम लिखेंगे। देखो, आपको हो सकता है यहां पर एक डाउट हो जाए कि ये तो दोनों ही उत्तल लेंस की फोकस दूरियां हैं, फिर आप इनको प्लस माइनस क्यों ले रहे हो? आप तो दोनों को प्लस ही लेना चाहिए, दोनों को प्लस ही लेना चाहिए, क्योंकि दोनों फोकस दूरियां उत्तल लेंस की हैं। आपका सोचना बिल्कुल सही है, पर एक चीज याद करिए, आज ये जो फिगर बना हुआ ये बाई चांस की बात है कि जिस जगह पर हमें दूरी नापनी पड़ रही है वहां पर इसका भी फोकस पड़ रहा है और इसका भी फोकस पड़ रहा है। आप थोड़ा सा सोचिए, अगर यहां पर इनके फोकस ना पड़ते तो इसके लिए ये प्रतिबिंब होता और इसके लिए ये वस्तु होती। उस वक्त इसके लिए प्रतिबिंब होता तो इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी कैसे लेते? प्लस में लेते। और इसके लिए ये वस्तु होती तो इसके लिए वस्तु की दूरी को कैसा लेते? माइनस में लेते। ये तो करते आप, लेकिन आज इत्तेफाक है कि उसी जगह पर लेंसेस का प्रिंसिपल फोकस पड़ रहा है। तो केवल प्रिंसिपल फोकस ना होता तो आप प्लस माइनस लेते कि नहीं लेते? लेना पड़ता आपको। लेकिन अब ये इत्तेफाक है कि उसी जगह पर प्रिंसिपल फोकस पड़ रहा है तो आपको उन डिस्टेंसेस को भी प्लस और माइनस ही लेना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट इस जगह पर नहीं होता तो हम नहीं लेते फिर इसको। ठीक है, इसलिए इसको प्लस और इसको माइनस हम ले लेंगे। इस तरीके से आवर्धन का जो फॉर्मूला मिलेगा हमको FO/FE, और वो भी उस वक्त जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। -FO/FE जो ऋण चिन्ह है, नेगेटिव साइन, ये केवल ये दर्शाता है कि जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो इमेज उल्टा बनेगा इमेज। तो ऋण चिन्ह का और कोई रोल नहीं है। ऋण चिन्ह आपको केवल ये प्रदर्शित करता है कि इस टेलीस्कोप से बनने वाली जो लास्ट इमेज बनेगी, जाके जो फाइनल इमेज बनेगी, दैट विल बी इन्वर्टेड, वो उल्टा इमेज होगी। अब आवर्धन देखो किन चीजों पर डिपेंड करता है? दो चीजों पर, अभिदृश्यक की फोकस दूरी FO और नेत्रिका की फोकस दूरी FE पर निर्भर करता है। हम फिर से वही हम सोचते हैं कि हम ये जो टेलीस्कोप है इस कंडीशन पर हम इसका मैग्निफिकेशन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप देखिए, हम मैग्निफिकेशन इंक्रीज करने के लिए मैग्निफिकेशन अभिदृश्यक की फोकस दूरी के अनुक्रमानुपाती पर नेत्रिका की फोकस दूरी के विलोमानुपाती है। तो अगर आपको मैग्निफिकेशन बड़ा करना है, ज्यादा मैग्नीफाई करना है, तो आपको अभिदृश्यक की फोकस दूरी ज्यादा रखनी पड़ेगी। बड़ी फोकस दूरी का अभिदृश्यक आपको लेना पड़ेगा। और नेत्रिका की फोकस दूरी कैसे लेनी पड़ेगी? छोटी। नेत्रिका की फोकस दूरी जितनी छोटी आप लेंगे उतना ही मैग्निफिकेशन बड़ा आएगा। तो मैग्निफिकेशन बढ़ाने के लिए अभिदृश्यक को बड़ी फोकस दूरी का चाहिए हमें, और नेत्रिका हमें छोटी फोकस दूरी की चाहिए। और जबकि माइक्रोस्कोप में याद करिए कि हमको दोनों ही लेंस छोटी फोकस दूरी के चाहिए थे। इसमें हमको क्या चाहिए? अभिदृश्यक बड़ी फोकस दूरी का चाहिए, जबकि नेत्रिका छोटी फोकस दूरी की चाहिए। और माइक्रोस्कोप जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें हमें दोनों में से कोई बड़ा नहीं चाहिए, दोनों ही छोटे छोटे चाहिए। हाँ, वो एक दूसरे की तुलना में थोड़ा एक दूसरे से बड़े छोटे हो सकते हैं,
पर छोटी छोटी वैल्यूज दोनों की हमको चाहिए। ये डिफरेंस है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में, ठीक है। नहीं तो बच्चों को ये लगा करता है कि ऐसा ही फिगर तो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी बनाया है, बस फर्क इतना है कि उसमें इसको छोटा उसको बड़ा बनाया था, आज इसको बड़ा उसको छोटा बना रहे हैं। तो बच्चों को ये लगता है कि अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को उल्टा करके देखने लगेंगे तो टेलीस्कोप का काम कर लेगी। नहीं हो सकता। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फीचर्स अलग हैं और टेलीस्कोप के फीचर्स अलग हैं। दोनों को एक दूसरे की जगह पर आप यूज नहीं कर सकते। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया गया उस वक्त जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है। हम चाहें तो इसका एक समायोजन हम और कर सकते हैं। कौन सा? कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने, अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने, उसकी सेटिंग कैसे आप करेंगे? उसके लिए बड़ा सिंपल है। देखो बेटा, ये जो अभी आपका लेंस यहां पर आपने रखा है और ये लेंस से इस लेंस का मुख्य फोकस यहां पर है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर हम इस लेंस को थोड़ा उधर खिसकाने लगेंगे तो इसका जो मुख्य फोकस Fe है ये भी इधर आ जाएगा। ये अभी यहां पर है, अगर हम इसको उधर खिसकाएंगे तो इसका मुख्य फोकस भी तो खिसकेगा, और अगर हम इसको इधर खिसकाएंगे तो इसका मुख्य फोकस भी खिसक जाएगा लेफ्ट साइड पे। अब हमें अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाना है। हम उसके लिए जो समायोजन करेंगे, अभी पिछली दो अपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में देखा है, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, दोनों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमने जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर समायोजन किया है उस वक्त हमने ऐसी सेटिंग की है या मैग्नीफाइंग ग्लास को इतना आगे या पीछे किया है ताकि पहले लेंस से बनने वाली जो ये इमेज है ना, ये इमेज इस लेंस के मुख्य फोकस के अंदर आ जाए। मतलब अगर ये लेंस है और ये इसका मुख्य फोकस है तो अभिदृश्यक से बनने वाली इमेज इसके अंदर यहां कहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आंसर है ये जो लेंस है और ये इसका मुख्य फोकस है, हम इसको इधर खिसका देंगे थोड़ा सा, तो इसका जो ये प्रिंसिपल फोकस Fe अभी इस पॉइंट पर पड़ता है, लेंस खिसक के आएगा तो ये भी थोड़ा इधर खिसक जाएगा, और उस समय ये जो वस्तु का काम कर रही है इसके लिए अगर यहां पर Fe आ गया तो ये उसके मुख्य फोकस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा आगे पीछे खिसका खिसका के ऐसा हम सेट करेंगे कि हमको वहां से देखने पर इसकी क्लियर इमेज दिखना शुरू हो जाए, ब्राइट इमेज दिखना शुरू हो जाए। और उस समय वो इमेज कहां पर बनी होगी? तो आंसर है क्योंकि वो इमेज हमको ब्राइट दिखेगी, अनंत पर बन नहीं रही होगी, इमेज ब्राइट दिखेगी। और इमेज सबसे ज्यादा आपको वस्तु साफ कब दिखती है? आंसर है जो हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर होती है, जब वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होती है। तो उस वक्त जो इमेज बनेगी वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन जाएगी। लेकिन उसका समायोजन आई होप कि आपको समझ में आया। क्या करना है? इससे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देना है, तो इसका जो प्रिंसिपल फोकस होगा ये आ जाएगा, और थोड़ा सा करके देखेंगे थोड़ा सा आगे पीछे, और तब तक करेंगे जब ये इमेज हमको साफ दिखना शुरू हो जाएगी। बस रोक देंगे तो मुख्य फोकस यहां आ चुका होगा, ये हमको अब साफ दिख रही होगी, तो जरूर इसकी इमेज स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनी है, इसीलिए वो हमको साफ दिख रही है। तो ये समायोजन करेंगे और उस वक्त भी देखेंगे कि मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला बनेगा। तो आप प्लीज इससे नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा इसमें बदलाव करना पड़ेगा, तो मैं करता हूं, आप इससे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट करिए। दूसरा समायोजन हमने किया कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, उसके लिए मैंने बताया ही आपको कैसे सेटिंग करनी है। जो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है हमारा, इसका प्रिंसिपल फोकस अभी यहां पर था, हमने ग्लास को थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट किया, जिससे इसका प्रिंसिपल फोकस यहां के बजाय इधर की तरफ खिसक के आ गया। अब ये जो इमेज ऑब्जेक्टिव ने बनाई है, ये क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी वस्तु का, तो अब एक उत्तल लेंस के सामने वस्तु मुख्य फोकस और लेंस के बीच में आ गई है। और किसी भी उत्तल लेंस के सामने अगर वस्तु को हम लेंस और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका इमेज बड़े आकार का बनता है,
आभासी बनेगा, सीधा बनता है और वस्तु की तरफ ही बना देता है। तो हमने इसकी लाइट रेज बनाई। एक लाइट रे तो ये प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर से चली गई, वो बिना डेविएट हुए सीधी निकल गई। एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर गई, वो मुख्य फोकस से होकर चली गई। दो मुख्य फोकस होते हैं उत्तल लेंस का, एक मुख्य फोकस ये नेत्रिका का जिसे FE से लिख रहे हैं, और एक मुख्य फोकस उतनी दूरी पर ये होगा FE। तो मुख्य फोकस से होकर चली गई, पर इस बार हम देख रहे हैं कि यहां पर लगातार इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। तो हमने कोशिश किया ये जानने की कि इमेज कहां पर बनेगा। तो इसके सामने हम आंख रखकर खड़े हो गए। आंख रखकर खड़े हो गए तो हमने देखा कि इधर तो कहीं नहीं मिलेंगी क्योंकि इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। तो हमने इन दोनों रेस को पीछे बढ़ाना स्टार्ट किया। इसको भी पीछे बढ़ाया हमने, इसको भी पीछे बढ़ाया। पीछे बढ़ाते बढ़ाते हमने देखा एक ये पॉइंट मिला जहां पर ये दोनों रेज जहां से हमको आती हुई प्रतीत होती हैं। ये वाली रे भी और ये वाली रे भी इस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहीं पर इसका इमेज बन गया। देखो फिर से एक बार ध्यान से, A डैश B डैश क्या है? इमेज किसका? बहुत दूर स्थित वस्तु AB का। किसने बनाया? अभिदृश्यक ने। कैसा बनाया? उल्टा बनाया, वास्तविक बनाया और छोटा बनाया और वस्तु की दूसरी तरफ बनाया। ठीक, अब A डबल डैश B डबल डैश क्या है? आंसर है इमेज है। ये किसने बनाई? नेत्रिका ने बनाई। किसकी इमेज है ये? A डैश B डैश की इमेज है। ये इमेज का स्पेसिफिकेशन क्या है? तो आंसर है ये इमेज सीधी बनी है, आभासी है, वस्तु से बड़ी है और वस्तु की ओर है। चेक करो, ये वस्तु है तो इसके लिए ये इमेज कैसी है? बड़े आकार में है, वस्तु की ही तरफ बन गई है। आभासी है क्योंकि किरणें एक्चुअली में नहीं काट रही हैं, काटती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई यहां से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। और सीधी भी है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो ये भी तो वैसा ही बनी हुई है। देखो ऐसी ही बनी हुई है, तो ये इमेज इसके लिए सीधी इमेज है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये इमेज यहां पर बन गई। और क्योंकि ये सेटिंग हमने डिस्टिंक्ट विजन के लिए किया हुआ है, इसलिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि हमें ये इमेज बिल्कुल क्लियर दिख रही है, इसलिए ये डिस्टेंस D के बराबर होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बना है, तभी ये हमको बड़ा दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। अब हो सकता है जब आप इसका ये फिगर बनाओगे, आप इसकी जब फिगर ये वाला बनाओगे, तो हो सकता है ये वाली जो लाइट रेज हैं, ये वाली लाइट रेज आपकी यहीं पर काटने, इस लेंस के इधर भी काट सकती हैं, और ये वाली लाइट रेज लेंस के इधर भी काट सकती है, जैसे हमारी लाइट रेज ने लेंस के इधर काटा है आकर के। तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, लाइट रेज इस अभिदृश्यक के लेफ्ट में काट दे या लाइट रेज अभिदृश्यक के राइट में काट दे जाकर के, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से ये इमेज कितनी दूर बन रही है? आंसर है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। अब आप खुद सोचिए, अगर हमारा टेलीस्कोप 25 सेंटीमीटर से छोटा है तो ये इमेज तो बाहर बनेगी जाके ना। और अगर ये हमारा टेलीस्कोप की लंबाई 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है, 25 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है, तो उस समय ये इमेज इसके अंदर आ जाएगी। तो आप उससे बिल्कुल परेशान मत होइए कि हमारी लाइट रेज तो अंदर काट रही हैं और ये वाली लाइट रेज बाहर काट रही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। ठीक है, ये हमने बना लिया। इसके बाद अब हम इसमें भी ना मैग्निफिकेशन देखना चाहते हैं कि कितना मैग्निफिकेशन होगा, कितना आवर्धन हमको मिलेगा इस वाली सेटिंग में। आवर्धन के लिए हम फिर से वही समायोजन, आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसकी डिस्टेंसेस कुछ बदल गई हैं, उनको हमें बदल लेना चाहिए। ये डिस्टेंस आप थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि अब आई पीस का मुख्य फोकस यहां नहीं है, अब आई पीस का मुख्य फोकस यहां पर है। तो यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस होगा वो फोकस दूरी होगी FE।
यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो FE होगी। तो फिर ये डिस्टेंस क्या होगी? ये डिस्टेंस तो ये है कि ये नेत्रिका है और ये नेत्रिका के लिए क्या है? वस्तु। इसलिए नेत्रिका से और वस्तु तक की दूरी को हम कैसे लिखेंगे? U से। क्योंकि नेत्रिका से वस्तु की दूरी है तो हम UE लिख देते हैं उसको। तो इस बार UE छोटा है, FE बड़ा है। रही बात इसका मुख्य फोकस, तो ये तो समांतर आ रही है तो मुख्य फोकस पर ही मिलेंगे। ये FO अभी भी उतना ही बना रहेगा। ठीक, आई होप कि ये चीज समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है किसी को भी। ठीक है, ओके। अब हम मैग्निफिकेशन देखना चाहते हैं तो स्टार्ट करते हैं। मैग्निफिकेशन, आवर्धन। मैग्निफिकेशन के लिए फिर से वही बीटा अपॉन अल्फा, एंड फॉर स्मॉल एंगल वी कैन राइट इट एज tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan बीटा की वैल्यू कितनी होगी? देखो tan बीटा की वैल्यू कितनी होगी? यहां से अंतिम प्रतिबिंब ये बना है, यहां से लाइट रे ऐसे आएगी तो यही एंगल बीटा होगा, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। तो tan बीटा की वैल्यू क्या होगी? tan बीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस A डैश B डैश अपॉन EB डैश, A डैश B डैश अपॉन EB डैश अपॉन tan अल्फा की जगह पर ये tan अल्फा, इट इज अगेन A डैश B डैश अपॉन OB डैश, A डैश B डैश अपॉन OB डैश। देन M विल बी इक्वल टू A डैश B डैश से A डैश B डैश कैंसिल हो गया, ये नंबर पलट करके OB डैश अपॉन OB डैश अपॉन EB डैश बन जाएगा। अब OB डैश की वैल्यू क्या है देख के बताओ, O से B डैश तक की वैल्यू कितनी है? तो आंसर है OB डैश है अभिदृश्यक का मुख्य फोकस दूरी, और इसको किससे लिखेंगे? FO से लिखेंगे, FO। दूसरी चीज हाँ, EB डैश कितना है? E से B डैश तक की दूरी, E से B डैश तक की दूरी FE तो नहीं है, E से B डैश तक की दूरी ये है UE, तो ये हमने UE लिख दिया। अब इनमें से किसको प्लस और किसको माइनस लेना है? तो आंसर है FO, क्योंकि राइट साइड पे मेजर हो रहा है तो इसको हम प्लस साइन के साथ ले लेंगे, और UE इधर की तरफ मेजर कर रहे हैं लेफ्ट साइड में इसके, तो इसको हम माइनस में लेंगे। इस तरीके से M की वैल्यू आ जाएगी माइनस FO, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा FO इंटू 1 अपॉन UE, तो हम लिख सकते हैं, तो ये हमने इसको 1 अपॉन UE कर दिया। अब जब चाहेंगे मल्टीप्लाई करेंगे फिर से FO अपॉन UE वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखो यहां से ये वस्तु है ना, यहां से इसकी डिस्टेंस नापा हमने UE और उसको माइनस में लिखा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में छपा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है। पर आप ये भी तो सोचो, फोकस दूरी पर ही तो वस्तु रखी थी उस समय, तो अगर उस जगह फोकस नहीं होता तो आप दूरी माइनस में ले लेते। अब फोकस है तो फिर आप उसको प्लस ही में लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इधर मेजर कर रहे हैं तो उसको निशान के साथ लेंगे। माइनस FO इंटू 1 अपॉन UE, इसको यहीं छोड़ दीजिए, इसको यहीं रोक दीजिए। हम थोड़ा सा कैलकुलेशन और एक्स्ट्रा करेंगे, फिर आएंगे इस पर वापस वैल्यू लिखने के लिए, और ये कैलकुलेशन हम करेंगे नेत्रिका लेंस के लिए। नेत्रिका के लिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नेत्रिका के लिए सबसे पहले ये देखिए नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी क्या है। तो आंसर है नेत्रिका के लिए वस्तु UE डिस्टेंस पर है, और ये डिस्टेंस नेगेटिव है क्योंकि लेफ्ट साइड पे है। नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब कहाँ बना है? तो आंसर है नेत्रिका ने ही तो ये वाला प्रतिबिंब बनाया है, बड़ा वाला। कितनी दूर बनाया है? आंसर D डिस्टेंस पर बनाया है, अपने लेफ्ट साइड में बनाया है, इसलिए हम प्रतिबिंब की दूरी को -D से लिख लेंगे। ठीक है, और फोकस दूरी को क्या लिखेंगे? FE। इस बार प्लस लेना है कि माइनस लेना है?
आंसर है इस बार प्लस ही लेना है, माइनस नहीं लेना। क्यों? क्योंकि इस बार Fe पर वस्तु नहीं है, हम सिर्फ उसकी फोकस दूरी ले रहे हैं बस। और फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? प्लस होती है उत्तल लेंस की। हाँ, अगर इसी जगह पर वस्तु रखी होती और हम वस्तु की डिस्टेंस ले रहे होते तो हमको उसे भी माइनस में लेना पड़ता, ये हमारी मजबूरी थी। समझ रहे हैं? पर इस वक्त ना तो Fe पर वस्तु है, हम सिर्फ और सिर्फ उत्तल लेंस की फोकस दूरी ले रहे हैं, और फोकस दूरी उत्तल लेंस की कैसी होती है? हमेशा माइनस, हमेशा प्लस होती है। ठीक है, लेकिन अगर वस्तु रखी होती और हम उसकी डिस्टेंस ले रहे होते तो फिर हमको उसको माइनस में लेना पड़ता, क्योंकि प्लस फोकस दूरी के लिए निश्चित है, वस्तु की दूरी के लिए तो नहीं है, प्रतिबिंब की दूरी के लिए तो नहीं है। फोकस दूरी पॉजिटिव लेना, लेकिन वो सिर्फ फोकल लेंथ के लिए है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इनके लिए नहीं है ऐसा कुछ भी रूल। ठीक है, ओके। अब ये हम लगाएंगे और नेत्रिका के लिए लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f से, ये लेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे। v की जगह पर लिखेंगे -d, u की जगह -ue, तो ये आएगा 1/-d माइनस 1/-ue इज इक्वल टू 1/fe। ठीक, ये माइनस और माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस, और ये जो -1/d है इसको उधर भेज दो, ये दोनों मिलके प्लस हो गए, तो ये आ गया 1/ue इज इक्वल टू 1/fe, ये और ये इधर से उधर चला गया तो प्लस 1/d। ठीक है, तो 1/ue इज इक्वल टू 1/fe प्लस 1/d। अब इसकी वैल्यू हम इस पे पुटअप कर देंगे। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है? मैग्निफिकेशन बाय टेलीस्कोप इज इक्वल टू -FO और 1/UE ब्रैकेट के अंदर है, और 1/UE की वैल्यू आई है 1/FE प्लस d, 1/FE प्लस 1/d। अब इसमें से हम चाहें तो ये FE को ना कॉमन कर सकते हैं, तो ये -FO तो पहले से बाहर है, FE इसमें से कॉमन होके बाहर आ जाएगा। तो हमने डिनोमिनेटर से FE कॉमन लिया है, या आप यूं समझ लें कि पूरे से हमने 1/FE कॉमन लिया है। अगर 1/FE कॉमन लिया तो यहां बचेगा 1, और इस 1/FE से 1/d में डिवाइड करेंगे, तो 1/d में 1/FE से डिवाइड करेंगे, सॉल्व होके FE/d बन जाएगा। ये इस तरह से ये आवर्धन का फॉर्मूला मिलेगा। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन में इसके ये स्टेप्स आपको याद रखनी है, और इस प्रकार से समायोजन करेंगे हम। तो माइनस निशान यहां भी बन रहा है, देखो माइनस निशान आपको इंडिकेट करता है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, बस इतना सा ये माइनस निशान बताता है। बाकी ये मैग्निफिकेशन उस समय आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर भी हाँ एक चीज तो हमने नहीं देखी, क्या कि इस स्थिति में टेलीस्कोप की लंबाई कितनी होगी, ये चेक कर लेते हैं जरा। यहां पर लिख देते हैं, इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई किस स्थिति में? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। आप चेक करिए दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहां से यहां तक FO और यहां से यहां तक UE, तो उस समय टेलीस्कोप की लंबाई होगी FO प्लस UE। ठीक है, और जो अभी पिछली सेटिंग आपने की थी अनंत पर प्रतिबिंब बनने वाली सेटिंग, उसमें से भी अगर आप फिगर देखोगे तो आपको दूरदर्शी की लंबाई मिलेगी
FO प्लस FE आप चेक कर लीजिए और वहां जाके इसको नोट कर लीजिएगा जाके, ठीक है। हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया था तो इसको स्किप कर गए हम लोग, पर उस पे जाकर के आप ये नोट कर सकते हो और चित्र में देखिएगा तो ये FE होगा और उस वक्त ये डिस्टेंस FE था, इसलिए टोटल लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप विल बी FO प्लस FE। ये उस समय जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और ये टेलीस्कोप उस समय उतना लंबा होगा जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये टेलीस्कोप के बारे में हुआ। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें हर बार अंतिम प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, इसमें हर बार अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। अगर हर बार अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो हम जब दूर की चीजों को देखेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज को हम देखेंगे, मतलब जब हम दूर की पिंड देखेंगे, जैसे स्टार्स हैं और मून है, इनको जब हम देखेंगे तो ये हमको हमेशा कैसे दिखा करेंगे, आंसर ये हमेशा हमको उल्टा दिखाएंगे। लेकिन इस टेलीस्कोप से स्टार्स को, मून को देखने पर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उल्टा दिखता है पर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों? उल्टा दिखने के बाद भी हमको प्रॉब्लम क्यों नहीं होता? तो आंसर उल्टा दिखने के बाद भी हमको प्रॉब्लम इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमें वो चीज उल्टा दिखती है पर सीधे में वो कैसा दिखती है हमें तो ये भी नहीं पता ना। टेलीस्कोप हमको उल्टा दिखा देती है, ठीक है, पर मून है, स्टार्स हैं, जब वो सीधे होते हैं तो कैसे दिखते हैं हमें तो ये भी नहीं पता। आपको उल्टा और सीधे का अंदाजा कब लगेगा? जब किसी चीज को आप जानते हो कि अगर हम बुक को ऐसा हम जानते हैं कि बुक को ऐसा रखेंगे तो ये सीधी है, ऐसा रखेंगे तो उल्टा है। लेकिन जब हम जानते ही नहीं है कि बुक सीधी किसको कहते हैं, उल्टा कैसी होती है, तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो हमको सीधा दिख जाए या हमको उल्टा दिख जाए। इसलिए हम जब मून को, स्टार्स को देखते हैं तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमको सीधा दिखता है कि उल्टा दिखता है। क्यों? क्योंकि वो सीधे में कैसा होता है एक्चुअली हमें तो ये पता ही नहीं है। लेकिन अगर इस टेलीस्कोप का यूज बाई चांस कभी स्टार्स वगैरह को देखते देखते हमने किसी दिन ऐसा नीचे झुका दिया उसको थोड़ा सा, मतलब हमने जमीन पर आने वाली, पृथ्वी पर रहने वाली चीजों को देख लिया कभी उसकी मदद से, तो क्योंकि ये तो फैक्ट है कि इससे हमें चीजें कैसे दिखती हैं, उल्टा। तो अगर इस टेलीस्कोप को ऊपर देखने के बजाय किसी दिन धोखे से भी हमसे नीचे हो गई और हमको नीचे की चीज दिख गई, नीचे में आदमी दिख गए, बिल्डिंग दिख गई, पेड़ दिखे, सारा कुछ दिखा, तो हमें वो सब कुछ कैसा दिखेगा, उल्टा दिख जाएगा और फिर हमको प्रॉब्लम होगा, उस वक्त हमें प्रॉब्लम होगा। आसमान में जो बॉडीज हमको दिखती थी उनको हम सीधा उल्टा नहीं पहचानते थे, तो हमको चाय जैसे दिखती थी, हमको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जमीन पर जो ऑब्जेक्ट हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको सीधा और उल्टा में हम लोग पहचानते हैं। तो अगर धोखे से वो नीचे की तरफ झुक गई और हमने देख लिया तो फिर हमको प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये कैसा दिखाई दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम इसको जब अगर हम जमीन पर स्थित वस्तुओं को भी, दूर स्थित वस्तुओं को भी देखें, पृथ्वी पर दूर स्थित वस्तुओं को देखें तो हमको वो वस्तुएं सीधी दिखाई दें, पर ये तो उल्टा दिखाएगा आपको। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे वो हमें सीधी दिखाई दे? आंसर है हाँ, हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसके लिए? उसके लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे, ये कि अभिदृश्यक ने जो ये इमेज बनाई है, अभिदृश्यक ने जो ये इमेज बनाई है, इस इमेज को पहले हम सीधा कर लेंगे। इस इमेज को कुछ करके हम सीधा कर लेंगे और फिर उसके सामने हम अपना ये मैग्नीफाइंग ग्लास लगा देंगे। तो ये इमेज को पहले क्या करेंगे, सीधा, और इसके सामने हम मैग्नीफाइंग ग्लास रख देंगे। अगर हम इसके सामने मैग्नीफाइंग ग्लास रख देंगे फिर वो उसको हमें बड़ा करके दिखा देगा, लेकिन यहां के बाद ही इसे हमको क्या करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए एक टेलीस्कोप बना हुआ है, आप इसे नोट करिए, फिर मैं उसका रे डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं कि हम वस्तुओं को सीधा कैसे करके देख सकते हैं। ठीक है, आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए। इमेज को सीधा देखने के लिए हमने
इस तरीके से उसका जो टेलीस्कोप था उसमें चेंजेस कर दिए थोड़े से। कैसे चेंजेस हमने कर दिए, देखो यहां दूर कहीं इंफिनिटी पर ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ओके, एट इंफिनिटी, वहां से लाइट रेस आपस में पैरेलल आ रही हैं और ये मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, इसलिए अपवर्तन के बाद फोकस तल पर मिली और यहां पर उन्होंने एक इमेज बना दी ए डैश बी डैश। क्योंकि फोकस तल पर मिली है इसलिए ये वाला पॉइंट मुख्य फोकस होगा अभिदृश्यक का, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है अभिदृश्यक, ठीक, क्योंकि अभिदृश्यक के मुख्य फोकस पर है इसलिए ये FO होगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस FO, दूरी फोकस दूरी होगी अभिदृश्यक की, ओके। अब ये जो इमेज बनी ना, मैंने आपको बताया था कि इस इमेज को पहले हमें सीधा करेंगे, इसके लिए हमें एक तीसरा लेंस यहां यूज करना पड़ा। देखो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई पीस है नेत्रिका, तो ये एक तीसरा लेंस हमको यहां बीच में यूज करना पड़ा। इस लेंस का काम कुछ भी नहीं है, लेकिन छोटा सा काम ये है कि ये अभिदृश्यक से बनने वाली जो उल्टी इमेज होती थी ना, उसको ये सीधा करने का काम करता था। और इस लेंस को हमने समायोजित कैसे किया, देखो बड़ा आसान है बेटा। ये इस लेंस को हमने आगे या पीछे खिसकाया। आपको एक चीज याद होगी कि अगर किसी भी लेंस के सामने 2f डिस्टेंस पर हम वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f डिस्टेंस पर ही बनता है और उसके साथ साथ उसका प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के ही बराबर हो जाता है और उल्टा बन जाता है। ये हमको याद होगा, आप सबको याद होगा। तो हमने लेंस ऐसा रखा, इसको थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे खिसकाया और इस तरह से इसको सेट किया ताकि इसका f यहां पर और इसका 2f यहां पर आ जाए। मतलब अभिदृश्यक ने जो इमेज बनाई है वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इसको हमने इस तरीके से सेट किया कि इसका 2f इसी जगह पर आ जाए जहां पर ये इसके लिए वस्तु रखी हुई है। अब आप समझ सकते हैं, अगर ये वस्तु इसके लिए 2f पर रखी है तो ये लेंस इसकी इमेज को क्या करेगा। हमने इमेज बनाई, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजी, एक प्रकाश से केंद्र से होकर गई सीधी चली गई, एक मुख्य फोकस से दूसरी तरफ उतनी दूरी पर मुख्य फोकस होगा गई, और ऐसे दोनों ने हमने देखा यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। तो इस लेंस के सामने 2f दूरी पर यह वस्तु थी, इसलिए इस लेंस ने इस वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी तरफ 2f डिस्टेंस पर ही बनाया, 2f डिस्टेंस पर ही बनाया, उसी साइज का बनाया। जितनी बड़ी ये वस्तु थी उतनी ही बड़ी इसकी इमेज बनी। लेकिन अगर ये उल्टी थी तो उसने उसको क्या कर दिया, उसको सीधा कर दिया। ये हमारा एक बेनिफिट इस पे हो गया कि इस तीसरे वाले लेंस ने इमेज को यहां सीधा करके बना दिया, आप देख सकते हैं। तो हम लेंस को ध्यान रखिए कैसे समायोजित करेंगे। हम इस लेंस को इतना आगे पीछे खिसकाएंगे ताकि इस लेंस का जो 2f होगा वो इस वाली जगह पर आ जाए जहां पर ये वस्तु रखी हुई है। तो इस वस्तु की इमेज लेंस से 2f दूरी पर बनेगी, वास्तविक बनेगी। मतलब ये तो वास्तविक बनाएगा ना, भले इसको ही आभासी मिला था तो क्या बात है, ये वास्तविक बनाएगी। उल्टा कर देगी तो उल्टा कर देगी तो ये सीधा हमारे लिए हो जाएगा, ये उल्टा करेगी इसका पर ये हमारे लिए अब सीधा आ जाएगा। और जितना साइज वस्तु का होगा उतना ही साइज इमेज का होगा। तो कुछ नहीं हुआ, केवल क्या हो गया है, इसका सीधा हो गई है बस ये इमेज, ठीक है। अब क्योंकि हमें तो इसको बड़ा करके देखना था, अगर हम ये ना लगाते तो इसकी जगह पर हम मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते, इसको बड़ा करके अभी तक देख रहे थे। अब हमें इसको बड़ा करना है तो इसके सामने मैग्नीफाइंग ग्लास लगा देंगे, ये लगाएंगे और इसको इतना आगे पीछे खिसकाएंगे कि इसका जो फोकस हो वो यहां पर आ जाए और फोकस और लेंस के बीच में ये वाली वस्तु आ जाए इसकी, ठीक है। अब उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है पर लेंस और मुख्य फोकस के बीच में है।
उत्तल लेंस के सामने जब कोई वस्तु मुख्य फोकस और लेंस के बीच में होती है तो लेंस उसकी जो इमेज बनाता है वो आभासी बनाता है, वस्तु की ओर बनाता है, वस्तु से साइज में बड़ी बनाता है और सीधी बनाता है। तो ये लेंस फिर प्रकाश किरणें हमने ऐसे भेजी, ये सब कुछ करके यहां पर प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं मुझे। ये आप इस तरीके से इनको डिसकंटिन्यूअस लाइंस बना सकते हैं, ये दिखाने के लिए दैट एक्चुअली यहां पर रेज नहीं है, ये हमें यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है और ये जाके इमेज इसकी तैयार हो गई। ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश, जो ए बी की पहली इमेज बनी ए डैश बी डैश, फिर इस लेंस ने इसकी इमेज बनाई ए डबल डैश बी डबल डैश, फिर इस लेंस ने इसकी भी इमेज बना दी ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश। अब आप देखो वस्तु भी ऐसी थी, इमेज भी ऐसी थी, सीधी हो गई। अब उल्टा इमेज नहीं बन रही हमारे सामने सीधी इमेज बन रही है और आभासी बनती है ये सब। हाँ एक चीज और कि जैसे आज मैंने जो फिगर बनाया है उसमें मेरा जो ये ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश अंतिम प्रतिबिंब है ना, वो अंतिम प्रतिबिंब इसी के ऊपर आके बन गया है, इसी के ऊपर ये बन गया है। ये जरूरी नहीं है किसी के ऊपर बने, अगर आपका ये वाला इमेज थोड़ा सा इधर या थोड़ा इधर चला जाए तो आप परेशान मत होइएगा, आप वहीं बना दीजिएगा उसको। ये कोइंसिडेंटली यहां पर बन गया है मेरे से, तो मैंने उसको हटाया भी नहीं, वहीं पर बना दिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से हम अंतिम प्रतिबिंब को कैसा कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। इस टेलीस्कोप का क्या बेनिफिट मिला आपको, इस टेलीस्कोप का ये बेनिफिट मिला आपको कि इमेज जो हो गई वो कैसी हो गई, इरेक्ट हो गई, सीधी हो गई। अब हम इस टेलीस्कोप की मदद से चाहे तो पृथ्वी पर भी स्थित वस्तुओं को हम देख सकते हैं, प्रतिबिंब सीधा बनेगा। अब इससे ये हमारा बेनिफिट हो गया। लेकिन इस टेलीस्कोप को जब हमने बनाया तो इसका हमको कुछ लॉस भी हुआ, नुकसान भी हुआ। नुकसान क्या हुआ, हम तो पहले से ही सोच रहे हैं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज हम बाहर से लाएंगे इमेज हमारी उतनी ही ब्राइट बनेगी। पर जब हमने ये काम किया ना तो हमको एक लेंस बीच में और लगाना पड़ा। लाइट रेज इसमें से आई, रिफ्रैक्ट हुई, फिर इसमें गई, रिफ्रैक्ट हुई, फिर इसमें गई, रिफ्रैक्ट हुई। जब ये लेंस नहीं लगा था तो लाइट रेज को केवल 2 लेंसेज में रिफ्रैक्शन होता था, कुछ लाइट वहां से लॉस हो जाती थी लेकिन हमको सफिशिएंट क्वांटिटी पे लाइट मिलती थी और हमारी आंख पर इमेज ब्राइट दिखती थी बिल्कुल। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो गया है क्योंकि बीच में हमने एक लेंस और लगा दिया तो लाइट रेज को एक लेंस में से और गुजरना पड़ रहा है। कुछ लाइट रेज ये भी अब्सॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, कुछ लाइट रेज यहां पर और लॉस हो जाएगा उनका। जब लाइट रेज का लॉस हो जाएगा तो अब लाइट रेज को 3 लेंसेज में से पार होना पड़ता है। तो हमारी आंख पर जो लाइट पहुंचती है एब्सॉर्ब होते होते थोड़ी सी ही लाइट पहुंचती है हमारी आंख पर, थोड़ी सी लाइट पहुंचती है जिसकी वजह से इमेज जो हमको ये दिखता है सीधा दिखता है, बड़े आकार का दिखता है, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं लेकिन उतना ब्राइट नहीं दिखता जितना ब्राइट उसको दिखना चाहिए क्योंकि 3 लेंसेज सब इसको गुजरना पड़ रहा है। तो लॉस क्या है, पहला नुकसान ये टेलीस्कोप का है कि इसको हम पार्थिव दूरदर्शी कहते हैं। क्यों, क्योंकि पृथ्वी की चीजें देखने के काम में आता है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहा जाता है इसको, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इसको कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी की चीजें देखने के काम आती। तो नुकसान क्या हुआ कि इमेज की जो ब्राइटनेस हुई वो कम हो गई, प्रतिबिंब कम चमकीला बनेगा, प्रतिबिंब कम चमकीला बनेगा। इससे दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई कि एक लेंस लगा देने से हमारी जो टेलीस्कोप की लेंथ है वो बढ़ गई पहले की तुलना में। पहले हम जैसे ये इमेज बनती थी इसी जगह पर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा देते थे तो जो ये यहां से लेकर ये जो एक्स्ट्रा लेंथ आ गई है ना, ये डिस्टेंस नहीं बढ़ती थी उस पे। अब ये लेंस लगाने से 2f इधर बढ़ा और 2f उधर भी चली गई बढ़ करके। तो अगर इस लेंस की फोकस दूरी f है तो टोटल 2f के बराबर
टेलीस्कोप की लंबाई एक्स्ट्रा हो चुकी है, तो दूरदर्शी की लंबाई 2f के बराबर बढ़ जाती है, जहां f बीच में लगे लेंस की फोकस दूरी है। दूसरा इसका लॉस ये है, दूरदर्शी की लंबाई में 2f के बराबर दूरदर्शी की लंबाई में 2f के बराबर वृद्धि हो जाती है। दूरदर्शी की लंबाई में 2f के बराबर वृद्धि हो जाती है, जहां f क्या चीज है? f है इस तीसरे लेंस की फोकस दूरी। दो तो हमेशा लगाते रहे हैं, तीसरे लेंस की फोकस दूरी ये है, ठीक है। तो ये एक फायदा हुआ, प्रतिबिंब सीधा बनता है, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन उसकी चमक कम हो गई थी और टेलीस्कोप ये 4f के बराबर, नहीं सॉरी 2f इधर बढ़ा है, 2f इधर बढ़ा है, तो टेलीस्कोप की टोटल लेंथ में 4f के बराबर वृद्धि हो जाती, जहां f तीसरे लेंस की फोकस दूरी है। तो अगर टेलीस्कोप अभी इतना बड़ा बनता था, तो अब उसमें 4f बढ़ के इतना भारी टेलीस्कोप अब बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। लेकिन पृथ्वी की चीजें हमको दिखती हैं, पृथ्वी की चीजें हम सीधा देखने के काम में लाते हैं। अब आप सोचेंगे क्या इसके अलावा कोई टेलीस्कोप नहीं था जो सीधा देखने के काम में आता था वस्तुओं को? आंसर था, एक टेलीस्कोप था, उससे भी हम वस्तुओं को सीधा देखने के काम में लाते थे, उसको बोला जाता था गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप उसको कहते थे। गैलीलियन टेलीस्कोप में क्या होता था, एक उत्तल लेंस यूज करते थे वो, और एक अवतल लेंस यूज करते थे, और उनकी मदद से वस्तुओं के जो प्रतिबिंब बनाए जाते थे वो सीधे बनाए जाते थे। तो एक उत्तल लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करते थे और एक कॉनकेव लेंस यूज करते थे, और प्रतिबिंब को कैसा बनाते थे? सीधा। इमेज इरेक्ट बनती थी, उससे सीधी इमेज बनती थी, इन्वर्टेड नहीं बनती थी। पर जो गैलीलियन टेलीस्कोप है ये बहुत पुराने टाइप का मॉडल है, ये ओल्ड मॉडल है, एक प्रोटोटाइप मॉडल है केवल, इसका कोई ज्यादा बाद में इंपॉर्टेंस नहीं रहा, इसलिए इसके बारे में हम लोग कुछ भी स्टडी नहीं करते हैं। और यही वो टेलीस्कोप है बेटा जो आपको बाजारों में, मेलों में ये दूरबीन मिलती है ना, ये उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड रहती है, गैलीलियन टेलीस्कोप जो रहती है, उस पर एक उत्तल और एक अवतल लेंस के कॉम्बिनेशन से हम इमेज को सीधा बना के देखते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, बिकॉज दिस इज अ प्रोटोटाइप टेलीस्कोप, इट इज ओल्ड मॉडल टेलीस्कोप, इसका कोई सिग्निफिकेंट ज्यादा नहीं है, इसलिए हम इसको पढ़ते नहीं। आप कभी भी सर्च करके देखेंगे गैलीलियन टेलीस्कोप, उसमें एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव लेंस लगा के आपको मिलेगा, पर इमेज इरेक्ट दिखती थी हमको, इससे सीधी दिखती थी, क्योंकि इसका मैग्निफिकेशन बहुत कम होता है। इसका जो मैग्निफिकेशन होता है, आवर्धन, वो बहुत कम रहता है मैग्निफिकेशन। और हमारा टेलीस्कोप हो या माइक्रोस्कोप हो, हमारा हर बार मेन फोकस मैग्निफिकेशन पर रहता है कि मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो ये होता है गैलीलियन टेलीस्कोप, पर इसका मैग्निफिकेशन कम होने के मारे हम इसको मतलब उस गैलीलियन टेलीस्कोप को यूज नहीं करते, इसको यूज हम कर भी सकते हैं। ये जो सारे के सारे टेलीस्कोप हैं, ये टेलीस्कोप आपके कहे जाते हैं न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटोनियन टेलीस्कोप, इन सब का जो आइडिया था वो न्यूटन का आइडिया था, इसलिए ये जो भी टेलीस्कोप आपने पढ़े, अभी आपने देखा था, ये वाला पढ़ा, ये सब न्यूटोनियन टेलीस्कोप है। गैलीलियन टेलीस्कोप में एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव लेंस यूज होता था, इमेज को वो भी सीधा दिखाता था। अब बात ही आती है, हाँ एक चीज और, ये जितने टेलीस्कोप आप देख रहे हैं, ये जिनमें सब में लेंसेज यूज हो रहे हैं, लेंस, और लेंसेज में क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन, इसलिए हम इन सब को अपवर्ती दूरदर्शी भी कहते हैं।
अपवर्तक दूरदर्शी, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी कहते हैं हम इसको, ठीक है, या ग्लास टाइप टेलीस्कोप भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, ग्लास टाइप टेलीस्कोप। ओके, ये सब इनके नाम है। हिंदी में अपवर्तक दूरदर्शी, अपवर्तक दूरदर्शी। और किस वजह से? क्योंकि इसमें लेंसेज का यूज होता है और लेंसों से प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन। इसलिए इन सबको अपवर्तक दूरदर्शी कहते हैं। जो इसके पहले बनाई थी वो भी, ये जो बनाई वो भी, ये सब अपवर्तक दूरदर्शी है। बड़ी सिंपल है ना। अपवर्तक दूरदर्शी का नाम कहां से आ गया? कि क्योंकि इसमें लेंस लगे हैं और लेंसों से प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तक। अगर हमने इनमें दर्पण लगाया होता तो दर्पण में प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन। फिर उसका नाम हम क्या रख देते? परावर्ती दूरदर्शी, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हम उसका नाम रख देते। तो न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी है, अपवर्तक दूरदर्शी, सारे के सारे। फिलहाल ये जो दूरदर्शी था इसका एक नाम पार्थिव दूरदर्शी था, क्योंकि इसका उपयोग हम अधिकतर क्या करने के लिए करते हैं? पृथ्वी की चीजें देखने के लिए करते हैं। तो इतनी सारी चीजें टेलीस्कोप में। इसके बाद जो न्यूटन ने ये टेलीस्कोप बनाए, ग्लास टाइप टेलीस्कोप जो थे, अपवर्तक दूरदर्शी जो थे, इनको, इन अपवर्तक दूरदर्शियों में कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। वो प्रॉब्लम्स क्या थी उनको हम जरा एक नजर देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया गया आखिरकार। फिर से सुन लीजिए, ये जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है जिनमें लेंसेज का यूज होता है, ग्लास टाइप जो टेलीस्कोप है, अपवर्तक दूरदर्शियां जो हैं, इनमें क्योंकि हम लेंस यूज करते हैं तो न्यूटन को उस वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। तो पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और इसके बाद उनका हम कैसे उनका निवारण कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज इसे नोट कर ले। हम प्रॉब्लम्स देखते हैं कि न्यूटन को क्या फेस करनी पड़ी थी उस समय। हमने यहां पर लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स फेस्ड इन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप या न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटन ने उस समय जो टेलीस्कोप ये बनाए थे उनको, अपवर्तक दूरदर्शियां जो बनाई थी जिसमें लेंस वगैरह यूज करे थे, उनको उस समय क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। देखिए, नंबर 1 प्रॉब्लम है कि ये वजन में बहुत भारी होते हैं, जिससे इनका संचालन बहुत कठिन होता है। कैसे वजन में भारी होते हैं? आपको तो शायद मालूम ही होगा, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं कि जो ये जो लेंसेज बनते हैं, लेंसेज एक ग्लास के बनते हैं। और ग्लास खुद किससे बनता है? तो ग्लास खुद सिलिका डाइऑक्साइड से बनता है। और सिलिका क्या चीज होती है? सिलिका रेत है, बालू है, और रेत तो पत्थर है। इसका मतलब है कि ये जो आपके लेंसेज जो ढाले जाते हैं, जो बनते हैं, मेनली ये रेत के बनते हैं और रेत का वजन तो बहुत ज्यादा होता है। तो जब हम इनके लेंसेज ढालते हैं तो लेंसेज का जो वेट होता है वो बहुत ज्यादा वेट होता है। अब आप सोचिए कि अगर हम इतने बड़े बड़े लेंसेज बनाएंगे और उनको फिर एक टेलीस्कोप पे लगाएंगे और फिर एक नहीं, दो नहीं, तीन लेंसेज उस पे हम लगाएंगे, तो लेंसेज सिलिका डाइऑक्साइड के बनते हैं। सिलिका क्या होती है? रेत होती है। तो रेत के बनने के कारण लेंसेज का जो वेट होता है, उनका जो वजन होता है वो काफी ज्यादा होता है। इनका जो वजन होता है वो बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा होने के साथ साथ बड़े साइज के भी हमको बनाना है। और एक टेलीस्कोप में 3-3, 2-2 लेंसेज हमको यूज करने हैं। ऐसा करने से इनका जो वजन होता है, इनका जो वेट होता है ना, ये बहुत भारी भरकम बन जाते हैं। अब बहुत बड़े हो जाने के कारण या बहुत वेटेड हो जाने की वजह से हम उनको नॉर्मली अगर चाहें तो अपने हाथ में लेकर ऐसा हम उनको ऑपरेट नहीं कर सकते, उनको हैंडल नहीं कर सकते। उसके लिए हमको बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ती हैं और उनको इधर उधर घुमाने के लिए हमको मोटर यूज करनी पड़ती है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है कि क्योंकि इनका वजन बहुत ज्यादा होने के कारण दीज आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, इनको हैंडल करना बहुत कठिन रहता है हमारे लिए। वजन होने के कारण एक तो भारी भरकम बनती है, दूसरा वजन होने के कारण हम लोग इसको चला नहीं सकते, मशीनें लगानी पड़ती हैं, घुमाने के लिए मोटर्स लगानी पड़ती हैं। तो ये सब बहुत ही ज्यादा ना डिफिकल्ट हो जाता है उसको हैंडल करना हमारे लिए। सेकंड प्रॉब्लम जो होता है, जो लेंसेज होते हैं, लेंस, अभी एक दिन हाल ही में मैंने आपको बताया भी था कि लेंसेज में 2 तरीके के डिफेक्ट पाए जाते हैं, 2 तरीके के दोष पाए जाते हैं उस पे। एक को कहते हैं वर्ण विपथन
और एक को बोलते हैं गोलीय विपथन। तो लेंसों में गोलीय विपथन होता है, एक ये प्रॉब्लम होती है। लेंसों में गोलीय विपथन होता है, गोलीय विपथन, अंग्रेजी में इससे स्फेरिकल एबेरेशन कहा जाता है। स्फेरिकल एबेरेशन, गोलीय विपथन। गोलीय विपथन का दोष ये होता है, आपने देखा होगा लेंस की जो दोनों सरफेस होती हैं, लेंस की ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, दोनों किसी गोले का कटा हुआ भाग है। अब गोले का कटा हुआ भाग होने के कारण इनकी जो ये गोलीय आकृति होती है ना, इसकी वजह से लेंस में एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है कि जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं ऐसे, तो कुछ प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर तो होती हैं, लेकिन लेंस पर बिल्कुल किनारे से आ रही होती हैं, मुख्य अक्ष से दूर होती हैं। और कुछ प्रकाश किरणें ऐसी होती हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर होंगी लेकिन मुख्य अक्ष के नजदीक होंगी। तो किरणें मुख्य अक्ष से दूर भी हो सकती हैं और किरणें मुख्य अक्ष के नजदीक भी हो सकती हैं। अब हमने क्या देखा कि जो किरणें मुख्य अक्ष के दूर से आती हैं, जैसे ये वाली किरणें, ठीक है, ये किरणें एक दूसरे को आपस में मिलती हैं पर इस पॉइंट पर मिल जाती हैं, और जो किरणें ये पास से आती हैं वो किरणें भी मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर मिलती हैं, लेकिन वो किरणें जब मुख्य अक्ष पर मिलती हैं तो वो किरणें भी इस एक पॉइंट पर काट देती हैं। तो जो दूर से मुख्य अक्ष के दूर किरणें रहती हैं वो किरणें पास में मिलकर यहां इमेज बनाती हैं, और जो किरणें नजदीक से आती हैं वो दूर में मिलकर यहां इमेज बनाती हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हम इसके सामने रखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर भी दिख रही है हमको, उसकी इमेज यहां पर भी दिख रही है, और इनके बीच वाली जो रेज हैं वो भी सब यहां इमेज बनाती हैं। तो एक नहीं, हमको कई इमेजेस दिख रही होती हैं, या आप यूं समझ लें कि वो इमेज बिल्कुल धुंधली हमको दिखती है, वो ज्यादा साफ नहीं दिखती। और ये किस वजह से? लेंस का जो ये गोलीय आकृति है। तो ये स्फेरिकल एबरेशन का कारण क्या है? स्फेरिकल एबरेशन का कारण है लेंस की गोलीय आकृति। लेंस की गोलीय आकृति, ये इसका मेन रीजन है। गोलीय आकृति की वजह से जो दूर किरणें होती हैं वो पास मिलती हैं, जो पास से किरणें आती हैं वो दूर मिलती हैं, और यहां से लेकर यहां तक पूरी हमको इमेज फैली हुई दिखती है। अब अगर इतनी दूर पर इमेज फैली हुई दिखेगी तो वो हमको समझ में नहीं आएगी, वो हमको ब्लर दिखेगी, धुंधली दिखेगी, और हम उसको जान भी नहीं पाएंगे, ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगी, ब्राइट नहीं दिखेगी हमको। तो ये एक डिफेक्ट होता है, ये एक दोष होता है लेंसेज में, और लेंस ही तो हम यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है उसकी। एक तीसरा जो प्रॉब्लम हमारे सामने आता है लेंस या ग्लास टाइप टेलीस्कोप में, वो है कि लेंसों में वर्ण विपथन का दोष भी होता है। लेंसों में वर्ण विपथन होता है। लेंसों में वर्ण विपथन होता है। वर्ण विपथन को अंग्रेजी में क्रोमैटिक एबेरेशन कहा जाता है। क्रोमैटिक एबेरेशन कहते हैं। ये क्रोमैटिक एबेरेशन क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखें। क्रोमैटिक एबेरेशन में जैसे ये लेंस है, यहां से जो लाइट रेज जाती हैं, क्योंकि आपको याद होगा लाइट रे इस लेंस का हर एक टुकड़े अगर कई सारे टुकड़ों में डिवाइड कर दें तो ये हर एक टुकड़ा इसका एक प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। अगर ये प्रिज्म की तरह बिहेव करता है तो प्रिज्म तो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है, तो ये भी 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। सबसे ज्यादा मुड़ने वाली लाइट रे कौन सी होती है? वॉयलेट। और सबसे कम मुड़ने वाली लाइट रे कौन सी होती है? रेड। तो जब इससे व्हाइट लाइट आई, यहां से व्हाइट लाइट, और लेंस से जब अपवर्तन हुआ इसका, तो हम क्या देखते हैं कि ये लाइट रेज 7 कलर्स में डिवाइड हो गई हैं, और उन 7 कलर्स में
यहाँ पर वायलेट कलर आ गया है और यहाँ पर रेड कलर आ गया है। ये रेड कलर की इमेज, यहाँ वायलेट कलर की इमेज बनी, यहाँ रेड कलर की इमेज बनी, बाकी जो कलर्स हैं वो सब इसके बीच में आ चुके हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ हमारी जो ऑब्जेक्ट है उससे जो व्हाइट लाइट आती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस इट विल मेक 5 to 6 इमेजेस, 5-6 इमेजेस हमको यहाँ दिखती हैं। कुछ वाइट कलर की दिख रही है, ब्लू दिख रही है, येलो भी दिख रही है और ग्रीन भी दिख रही है, रेड इमेज भी दिख रही है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट तो एक ही है पर इमेज हमको 5-6 दिख रही है और सबका अलग अलग कलर उनका। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं वर्ण विपथन। और बैगनी की पहले दिखेगी, रेड की बाद में होगी। क्यों? क्योंकि बैगनी ज्यादा मुड़ता है, रेड कम मुड़ता है। तो जो कम मुड़ा वो दूर मिलेगा, जो ज्यादा मुड़ा वो पास में मिल जाएगा। ये लेंसों में एक डिफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वर्ण विपथन। ठीक है, इसकी वजह से भी इमेज को ना हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं, साफ नहीं दिखती। तो दीज आर द 3 प्रॉब्लम्स which was faced by Newton in refracting telescope in glass type telescope। उस वक्त जो न्यूटन ने ये प्रॉब्लम्स फेस की, उन्होंने इसको दूर करने की कोशिश भी की कि आखिरकार इनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स को कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो उन्होंने दूर करने की जो कोशिश की, उसको कैसे दूर किया? उन्होंने दूर करने के लिए जो टेलीस्कोप बनाया, अब उन्होंने अपवर्ती दूरदर्शी नहीं बनाया, उसके लिए उन्होंने परावर्ती दूरदर्शी बनाया। परावर्ती दूरदर्शी, परावर्तन किसमें हो सकता है? मिरर में। तो उन्होंने मिरर का यूज किया, लेंस का यूज नहीं किया। फिर अब किस प्रकार के मिरर का यूज किया और उन्होंने कैसे आखिरकार इन प्रॉब्लम्स को दूर किया, इसको हम लोग एक नजर देखेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो गोली विपतन की वजह से भी मुझे इमेज फैली दिखाई देती है और वर्ण विपतन की वजह से भी इमेज ऐसे फैली हुई दिखाई देती है, तो हमें साफ नहीं दिखती और इसको हैंडल करना भी बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए न्यूटन ने ही रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनाया, परावर्ती दूरदर्शी बनाई। कैसे बनाई और क्या ये वाकई में दोष दूर हो पाए, उनको हम लोग चेक करेंगे। तो आप प्लीज नोट कर लीजिए, आप मुझको करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, न्यूटन ने जो प्रॉब्लम्स फेस की थी उनको ओवरकम करने के लिए उन्होंने जो दूरदर्शी बनाया उसमें लेंसेज का यूज उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने मिरर्स का यूज किया। परावर्ती दूरदर्शी, इसीलिए उसका नाम पड़ा। अब किस प्रकार का मिरर उन्होंने लगाया? तो उन्होंने जो मिरर लगाया वो मिरर पैराबोलिक मिरर लगाया। पैराबोलिक, परवलयाकार दर्पण उन्होंने लगाया। देखो कैसे, ये परवलयाकार दर्पण ऐसा उन्होंने यूज किया। ओके, न्यूटन ने जो ये 3 प्रॉब्लम्स को फेस किया, वो लेंस की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने लेंस का इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने इस बार मिरर का इस्तेमाल किया और मिरर भी उन्होंने जो बनाया वो मिरर इस टाइप का बनाया, पैराबोलिक मिरर। परवलयाकार दर्पण का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसमें एक तरफ से प्रकाश का परावर्तन होगा और दूसरी तरफ पॉलिश लगी रहेगी। ठीक है, अब ये उन्होंने दर्पण बनाया। तो ये मिरर किस प्रकार का बना है? ये उन्होंने लिया था परवलयाकार दर्पण, पैराबोलिक मिरर उन्होंने यूज किया। पैराबोलिक मिरर में क्या अच्छाई थी? पैराबोलिक मिरर में ये अच्छाई थी कि अगर ये मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस पे जब लाइट रेज आती हैं, जैसे ये लाइट रेज ऐसे आई, ये लाइट रेज ऐसे आ गई, एक ये लाइट रे भी ऐसे आ गई, एक ये लाइट रे ऐसे आई, तो ये जितनी भी लाइट रेज यहाँ पर पड़ती हैं,
पैराबोलिक मिरर की ये स्पेशलिटी होती है कि ये सारी की सारी लाइट रेज आकर के दर्पण पर पड़ेंगी और दर्पण पर पड़ने के बाद ये एक पॉइंट पर यहां पर आकर के फोकस हो जाती हैं। आई एम सॉरी, इसके सारे एरो अंदर की तरफ रहेंगे क्योंकि लाइट रेज आ रही हैं। आके जब ये परावर्तित हुई तो ये परावर्तन होके यहां से गुजरी, ये वाली आई परावर्तित होके यहां से गुजरी, ये वाली एस आई परावर्तित होके यहां से गुजर गई, ये वाली आई परावर्तित होके यहां से गुजर गई। इस तरह से पैराबोलिक मिरर जो होते हैं, पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर, तो पैराबोलिक मिरर जो होते हैं इनकी स्पेशलिटी ये है कि इनके रिफ्लेक्शन जिधर से होता है उधर जितनी लाइट रेज आकर पड़ती हैं वो सब परावर्तन के बाद जाकर के एक ही पॉइंट पर फोकस होती हैं। ये इनकी खास बात है। तो अगर ये इन्फिनिटी यहां कहीं से, जहां बहुत दूर पर कहीं कोई वस्तु है, वहां से ये सब किरणें आ रही हैं ए बी से, इन्फिनिटी से, और ये किरणें आई आकर के परावर्तन हुआ, परावर्तित होकर यहां एक पॉइंट पर इन्होंने फोकस किया, मतलब उस दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर इन्होंने बना लिया। अब इमेज तो बना लिया, क्या ऐसा करने से न्यूटन ने जो प्रॉब्लम्स फेस की थी वो दूर हो गई? आंसर है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, एक तो पहले मैं ये देखता हूं कि परावर्ती दूरदर्शी ठीक है। एक प्रॉब्लम जैसे आपने देखा था कि इसमें आई हुई थी गोलीय विपथन का दोष था। क्या अब इसमें गोलीय विपथन का दोष रह जाएगा? तो आंसर है, गोलीय विपथन के दोष का रीजन क्या था? गोलीय विपथन के दोष का रीजन था लेंस की गोलीय आकृति। गोलीय आकृति के कारण ही लेंस में गोलीय विपथन का दोष था। अब आप मुझे बताइए, क्या ये जो मिरर है ये गोलीय आकृति का है या परवलयाकार आकृति का है? तो आंसर है कि ये तो परवलयाकार आकृति का है, इसकी आकृति तो गोलाकार नहीं है। और गोलीय विपथन का दोष किस वजह से आता है? गोलीय आकृति के कारण। तो अगर गोलीय विपथन का दोष गोलीय आकृति के कारण आता है तो इसका आकार तो गोलीय नहीं है, ये तो परवलयाकार है। इसका मतलब है गोलीय विपथन का दोष हमने दूर कर लिया। फिर तो इसमें गोलीय विपथन नहीं होता। और क्यों नहीं होता? आई होप कि ये भी अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये गोलीय विपथन का दोष गोलीय आकृति के कारण होता है और इसकी आकृति गोलीय नहीं है। दूसरा दोष क्या था? वर्ण विपथन। वर्ण विपथन होता ही क्यों था? वर्ण विपथन इसलिए होता था क्योंकि लाइट रे आती थी, लेंस पर पड़ती थी और अपवर्तन के बाद उधर निकल जाती थी, तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती थी। आकर टकराई, फिर पार कर गई और बाहर निकल गई तो 7 रंगों में डिवाइड हो गई। यानी कि ये जो दोष उत्पन्न होता है वर्ण विपथन का, ये अपवर्तन की वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। और अब आप मुझे बताओ, यहां अपवर्तन हुआ है कि परावर्तन? तो आंसर है यहां तो परावर्तन हुआ है, तो यहां तो अपवर्तन हुआ ही नहीं है। अगर बेटा यहां पर अपवर्तन हुआ ही नहीं है, इसका मतलब है यहां तो वर्ण विपथन के दोष का मतलब ही नहीं है कुछ। तो वर्ण विपथन का दोष किस वजह से आता है? अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। और यहां तो लाइट रेज का रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा है। अगर लाइट रेज का रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब है इसमें वर्ण विपथन का दोष नहीं आ सकता। तो वर्ण विपथन का दोष भी खत्म हो गया। वर्ण विपथन नहीं होता, ये भी खत्म हो गया। देखो वर्ण विपथन। एक तीसरी जो प्रॉब्लम थी कि वो बहुत भारी हो जाता था और उसको हमें मशीनें और मोटर्स वगैरह लगा के चलाना पड़ता था, हम नॉर्मली हैंडल नहीं कर सकते थे उसको। क्या वो वाली प्रॉब्लम खत्म हुई यहां से? तो आंसर है, ये जो मिरर बनाया गया है ये पैराबोलिक मिरर बनाया गया है। पैराबोलिक मिरर है। और आपने पैराबोलिक मिरर देखे हैं? नहीं देखे? अरे ये तो बड़ी आसान सी चीज है। अच्छा, आपने अपने घर में छत में लगा हुआ डिश एंटीना देखा है? छतरी उसकी जो लगाई है आपने,
वो जो छतरी आपने लगाई है वही तो है पैराबोलिक मिरर, वो पैराबोलिक साइज का ही बना होता है ऐसा। तो वो जो छतरी है वो पैराबोलिक मिरर का काम करता है। उसके अंदर साइड में हम सिल्वर पॉलिश कर देंगे तो वो रिफ्लेक्शन करना शुरू कर देगा। आपने देखा होगा टॉर्च जो होती है, टॉर्च के पीछे रिफ्लेक्टर लगा होता है, सिल्वर पॉलिश लगी होती है। गाड़ी की हेडलाइट देखिए, हेडलाइट में ये बल्ब लगा है तो बल्ब के पीछे सिल्वर कलर की पॉलिश किए हुए रिफ्लेक्टर लगे होते हैं। तो वो जो रिफ्लेक्टर होते हैं वो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ही होते हैं। वो सारे के सारे रिफ्लेक्टर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ही है। और एक तो सबसे अच्छा एग्जांपल जो छतरी आपको मैंने बताया, छतरी में अगर अंदर साइड में हम सिल्वर कलर की पॉलिश कर देंगे तो वो लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, परावर्तित करना स्टार्ट कर देगा। अब क्या कितना भारी है ये? तो आंसर ये जो होता है, आप कभी भी उठा के देखिए, आपके घर की छतरी, आपके घर के छत में इतनी बड़ी भी छतरी वो लगी हुई है तो भी आप जब उसको उठाएंगे इट इज हार्डली 1 kg, केवल 1 किलोग्राम की होती है। वो बहुत ज्यादा वेट नहीं होता उसका, बहुत वजन नहीं होता उस पर, मुश्किल से 1 किलो उसका वजन पहुंचेगा अगर बहुत बड़ी छतरी भी है। और हम चाहें तो इसके बड़े बड़े रिफ्लेक्टर बना सकते हैं, 5 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, इवन वी कैन मेक अप टू 10 मीटर रिफ्लेक्टर्स। 10-10 मीटर इतने भारी भारी रिफ्लेक्टर हम बना सकते हैं। वैसे छतरी बना लेंगे और इसके अंदर पॉलिश लगा देंगे सिल्वर कलर की, जिससे लाइट रेस को क्या करना शुरू कर देगा, रिफ्लेक्ट। तो 10-10 मीटर अपर्चर के हम लोग बना सकते हैं। तो इसका ये, और लेंस वाली जो टेलीस्कोप होती हैं उसमें 10 मीटर का तो हम सॉरी बनाना तो दूर, उतने बड़े लेंस के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जितना लेंस भारी होता जाएगा उसको ढालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। और उसमें ये जो दोष हैं, गोली विपथन, वर्ण विपथन, इनके आने की चांसेस, इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इस वजह से उसको हैंडल करना भी अब आसान हो गया। अगर आप 10 मीटर का भी बना लोगे तो मुश्किल से 2 किलो की वो बन जाएगी और बड़ी आसानी से आप हाथ से ही ऐसा करके देख सकते हो उसको। तो ये बड़ी आसान हो गई। अब ये आपको संचालन में भी आसानी हो गई, संचालन भी कैसा इसका होता है, आसान होता है। अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पे। तीनों जो हमारी प्रॉब्लम्स थी वो तीनों प्रॉब्लम केवल एक चीज ने दूर कर दिया, पैराबोलिक मिरर ले लेने से। पैराबोलिक लिया, उसके साथ हमने मिरर लिया, लेंस नहीं लिया। एक चीज हमने करी और ये सारा का सारा जो प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हो गई। ठीक है। अब यहां जो इमेज बनती है, यहां पर जो इमेज बनती है ये भी न्यूटोनियन टेलीस्कोप ही है। ये जो टेलीस्कोप है ये भी न्यूटोनियन टेलीस्कोप ही है। अब यहां पर जो इमेज बन रही है ये वही इमेज है जो A' B' बनती थी। ऐसा वस्तु से दूर से आती थी, फिर सबसे पहली इमेज A' B' बनती थी ना, तो ये वस्तु से दूर से किरणें आ रही हैं, तो यहां पर जो इमेज बन रही है ये वही इमेज है जो A' B' आपकी बनती थी। पर ये इमेज तो पॉइंट जैसी बन गई है, बहुत छोटी बन गई, तो ये तो हमारा देखना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको बड़ा करके देखना चाहते हैं। बड़ा करके आप कैसे देख सकते हैं? आंसर है, अगर इमेज को बड़ा करना है तो यहां पर इसके सामने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा लीजिए, जिसे आप बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास। अब जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास लगाओगे तो ये जो लाइट रेज इस पे से जा रही हैं, ये लाइट रेज इस पे जाएंगी और ये ग्लास इसकी एक इमेज बनाएगा। ये ग्लास से जाके यहां पर इमेज कहीं बनेगी, जाके ये लेंस में पड़ेंगी, फिर लेंस इनको मोड़ेगा और ले जाकर के कहीं इमेज यहां पर इमेज बनाएगा, जाके दूर कहीं। ठीक है। तो इमेज बड़ी शार्प दिखेगी, बड़ी ब्राइट इमेज आपको दिखेगी। और शार्प इमेज क्यों दिखेगी? क्योंकि सारी लाइट रेज एक तो इसी पॉइंट पर आई हैं। अब वहां से आने वाली अगर 1 लाख लाइट रेज हैं तो वो 1 लाख लाइट रेज यहां पर पड़ रही हैं, और 1 लाख लाइट रेज को हमने बड़ा करके देखा तो इमेज हमको बहुत ब्राइट दिखेगी, बहुत शार्प दिखेगी, कोई उसमें ब्लरनेस नहीं आएगी, धुंधलापन नहीं होगा। लेकिन और इसमें लाइट वेट हो गई, हैंडल करना भी इजी हो गया। ठीक है। अब इसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम आई। जब न्यूटन ने इस टेलीस्कोप को बनाया ना, तो इस टेलीस्कोप में भी एक प्रॉब्लम आई। देखो कैसे कैसे धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आगे
प्रोपेगेट होती जाती हैं, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। न्यूटन ने जब इसको बनाया तो इसमें भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। क्या प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम्स इसकी आई। इसकी प्रॉब्लम ये आई कि यहां पर अब हम अपना मैग्नीफाइंग ग्लास रखते हैं, वो मैग्नीफाइंग ग्लास इसकी इमेज को बड़ा करके यहां कहीं बनाता है। अब आप सोचिए, हमने ये बनाया है 5 मीटर का, 5 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर का, तो ये हमने ऐसा एक छाता लगाया 10 मीटर का, बहुत बड़ा छाता लगाया हमने। लाइट रेस आई, इमेज यहां बनी। अब इमेज कहां बनेगी? अगर आप ऐसा छाता रखोगे, ये वहां जाके दूर इमेज बनेगी जाकर के। कहां पर बनेगी? तो आंसर है जमीन से 30 फुट हाइट पर बन रही जाके इमेज। अब 30 फुट पर हाइट पर इमेज बनेगी और हमको उसको बड़ा करके देखना है, तो हम 30 फुट ऊपर हमें चढ़ना पड़ेगा और वहां पर हमको ग्लास, ये मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना पड़ेगा। 30 फुट ऊपर चढ़ के जाएंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे, तब हम उस इमेज को बड़ा करके देख पाएंगे। समझ आया आपको? तो प्रॉब्लम ये हुई कि इसमें जो ये हमें ऊपर चढ़ना है, कि अब अगर हमें इसके द्वारा इमेज को बड़ा करके देखना है तो जमीन से यहां पर पहले तो हम एक मचान बनाए 30 फुट का, क्योंकि 30 फुट ऊपर इमेज बन रही है जाके ना, इतना बड़ा छाता लगाया है हमने इसका, और ये हाइट पर 30 फुट पे इमेज बन रही है। तो 30 फुट हाइट का पहले मचान बनाओ, मचान बनाओ और उस मचान में चढ़ोगे। जब चढ़ने के बाद वहां से आपको देखना है, और न सिर्फ देखना है, एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा आगे या पीछे भी हटना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा पीछे या थोड़ा सा आगे भी हटना पड़ेगा एडजस्टमेंट के लिए। और चढ़ना है, आगे पीछे एडजस्टमेंट भी करने हैं। और ये सब आपको करना कब है? आंसर है, ये सब हमको करना है रात के 12 बजे। 12 बजे क्यों करना है? रात के 12 बजे इसलिए करने हैं क्योंकि स्टार्स कब दिखाई देंगे आपको? आंसर है, स्टार तो रात में ही दिखाई देंगे, तो रात में चढ़ना है आपको उस मचान पे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। सब कुछ अच्छा हुआ, सारे डिफेक्ट दूर हो गए, इमेज भी ब्राइट दिख रही है, सारा कुछ बढ़िया हो गया, बट ये एक प्रॉब्लम हो गई कि अगर हमने ये 5 मीटर का, 7 मीटर का एक छाता बनाया तो वो 30 फीट ऊपर जाके इमेज आपको देखनी है। मचान बनाओ, वहां आगे पीछे करके एडजस्टमेंट करो, और रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे वहां पर चढ़कर वर्क करना है। ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अब ये डिफिकल्टी जो आई वो फिर से न्यूटन को आई। अब इसको दूर करने के लिए फिर एक तीसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कैसेग्रेन। कैसेग्रेन ने, चलो ठीक है, कैसेग्रेन लिख लो। कैसेग्रेन ने क्या किया, ये जो न्यूटोनियन टेलीस्कोप था जो कि उन्होंने ऐसा बनाया और इसमें इस प्रॉब्लम का सामना उन्हें करना पड़ रहा था, उसको दूर करने के लिए ये एक वैज्ञानिक आए, कैसेग्रेन उनका नाम था। उन्होंने क्या किया, प्रॉब्लम्स को देखो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे की उन्होंने किया ये कि ये जो रिफ्लेक्टर पर लाइट रेस पड़ रही थी आकर के, और पड़ने के बाद ये परावर्तित हो रही थी ऐसे, और सब जाके इस पॉइंट पर मिलना था। उन्होंने इनको मिलने ही नहीं दिया, बल्कि इनके सामने यहीं पर एक रिफ्लेक्टर लगा दिया। ये एक रिफ्लेक्टर उन्होंने लगा दिया। रिफ्लेक्टर यानी कि परावर्तक, लेंस नहीं लगाया, एक परावर्तक फिर यहां उन्होंने रख दिया। ये जो परावर्तक रखा, तो अब देखो ये किरणें जब आएंगी ऐसे, तो ये यहां नहीं जा पाएंगी, आएंगी इसी में टकरा जाएंगी, यहां नहीं जा पाएंगी, यहां नहीं जा पाएंगी, इसी में टकरा के यहां नहीं जा पाएंगी, टकराएंगी परावर्तित कर दी जाया करेंगी। अब ये किरणें आगे नहीं पहुंचेंगी। इससे क्या हुआ, तो इन्होंने जो ये रिफ्लेक्टर लगाया, ये रिफ्लेक्टर, और रिफ्लेक्टर लगाने के बाद ये जो ये छतरी थी ना इनकी, यहां पर ये जो बहुत बड़ा छाता इन्होंने लगा के रखा था, इस छाते में यहां पर बीच में एक छोटा सा पंक्चर कर दिया, छेद कर दिया। अब आप सोचोगे छेद कर देंगे तो उतनी लाइट नहीं आ पाएगी, सही बात है, लेकिन आप सोचो कि छाता भी तो हमने बहुत भारी बनाया है, 10 मीटर का छाता, 5 मीटर का छाता, 7 मीटर का हमने एपर्चर का ये बना लिया है छाता, हमने छतरी बना ली है। अब इसमें से अगर 1 करोड़ लाइट रेज आ रही हैं, उनमें से अगर 2, 4, 10 नहीं भी आएंगी तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर आपने इतना यहां से काट दिया, इसको छेद बना दिया है, अगर 1 करोड़ लाइट रेज आती हैं
तो अगर इसमें से आने वाली 2 4 10 लाइट रेज पार भी हो जाएंगी, वापस नहीं भी आएंगी लौट के, तो हमको उससे कोई फर्क बेटा नहीं पड़ेगा। इमेज की ब्राइटनेस पर कोई फर्क नहीं आएगा। 1 करोड़ की तुलना में 2 4 10 तो बहुत छोटा सा चीज है, इसलिए कोई हमको फर्क नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने यहां पर बीच में छोटा सा एक पंक्चर कर दिया। किसने? कैसे ग्रेन ने किया। प्रॉब्लम किसको आया था? न्यूटन को आया था, पर इस प्रॉब्लम को दूर किसने किया? कैसे ग्रेन ने दूर किया। किस तरह से दूर किया? यहां पर रिफ्लेक्टर लगाया और यहां पर छाते में पंक्चर कर दिया। अब क्या होता है? अब हुआ ये कि जो लाइट रे यहां से आई, फिर ऐसे जाके ऐसे मिलने वाली थी, वो वहां नहीं पहुंची, रिफ्लेक्ट होके ये यहां पर आ गई, यहां पर आ गई रिफ्लेक्ट होके। ये जो लाइट रे जाने वाली थी, ये भी रिफ्लेक्ट होके यहां पर आ गई। ये जो लाइट रे यहां जाने वाली थी, ये भी रिफ्लेक्ट होके यहां पर आ गई। ये जो लाइट रे यहां जाने वाली थी, ये भी रिफ्लेक्ट होके यहां पर आ गई। इस जगह पर ये लाइट रेज मिली, यहां पर जो लाइट रेज मिली आकर के, इसके बाद और ये वाला पॉइंट कहां पर होगा? जब पहली इमेज बन रही थी तो वो 30 फीट ऊपर बन रही थी। अब ये छेद जो करके उन्होंने रिफ्लेक्टर लगा के किरणों को वापस भेज के यहां मिला दिया, ये चीज कहां पर होगी? तो बड़ी सिंपल है, आपने ऐसा छाता लगाया, ये भारी छाता, तो ये वाला पॉइंट कहां पड़ेगा? जमीन पे। और ये पॉइंट जो कि जमीन पे है, यहां पर आराम से आप अपनी चेयर डाल लीजिए और चेयर डाल करके उसमें बड़े आराम से यहां पर बैठ सकते हैं आप। और अभी भी छोटा है, बड़ा करना है तो यहां पर हम लगा लेंगे मैग्नीफाइंग लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो हमें ये वाला मैग्नीफाइंग ग्लास अब यहां नहीं लगाना है, अब हमको यहां लगाना है। और बड़े आराम से जमीन में चेयर डाल के आप बैठ जाइए और मैग्नीफाइंग ग्लास से आप इस इमेज को, जो कि छोटी सी बनी हुई है, इसको बड़ा करके बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम खत्म हो गई जिसमें ये में 30 फीट ऊपर चढ़ना पड़ता था, फिर वहां से आगे पीछे एडजस्टमेंट करने पड़ते थे और 12 बजे चढ़ना पड़ता था। अब ये प्रॉब्लम सब खत्म हो गई। अब ये बड़ा आसान हो गया कि हमको जमीन में ही रहना है। बढ़िया आराम से चेयर डाल लो, यहां पर ये मैग्नीफाइंग लेंस लगा लो, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा लो और चेयर पर बैठे बैठे आराम से ऐसा ग्लास लगाए हुए आप बैठ के देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो दूर स्थित वस्तु है ना, उसका इमेज हमको यहां पर इस ग्लास में से दिख जाएगा। अब आपको इस तरह से बाद में इसका नाम पड़ गया कैसे गरेनियन टेलीस्कोप। लेकिन याद रहे, कैसे गरेनियन टेलीस्कोप बेसिकली कैसे ग्रेन ने बनाया नहीं था, बनाया किसने था? न्यूटन ने ही बनाया था। कैसे गरेन ने सिर्फ उसमें क्या किया था? करेक्शन किया हुआ था। तो बाद में किसको कह दिया गया कैसे गरेनियन टेलीस्कोप। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कैसे गरेन ने कोई टेलीस्कोप नहीं बनाया था, उन्होंने सिर्फ न्यूटोनियन टेलीस्कोप में सुधार किया था। न्यूटन के दूरदर्शी में संशोधन किया था उन्होंने केवल, बस, और उनका कोई काम नहीं था। तो न्यूटन के दूरदर्शी में संशोधन के बाद जो टेलीस्कोप मिला उसका नाम रखा गया कैसे गरेनियन टेलीस्कोप। और ये था कि फाइनली जाकर के यहां पर टेलीस्कोप की हमारी स्टडी जो थी वो अच्छी इमेज बना पाए, ब्राइट बनी, सारा कुछ उसमें बढ़िया था। ठीक है, इस तरह से हमने आज स्टडी किया कि टेलीस्कोप होता क्या है, उससे किस तरीके से इमेजेस बनती हैं, कैसे कैसे मैग्निफिकेशंस होते हैं, समायोजन हमने उसके पढ़े और बहुत सारी चीजें, इमेज को सीधा कैसे कर सकते हैं, गैलीलियन टेलीस्कोप क्या होती है, और न्यूटन ने परावर्ती दूरदर्शी में कैसे उसको बनाया, क्या दोष दूर हुए कि नहीं हुए, इस तरीके की बहुत सारी बातें हमने स्टडी की। आई होप कि ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो आप एक काम करेंगे, इसको अच्छे से तैयार करेंगे और फिजिक्स में इससे आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको हम स्टडी करेंगे, लेकिन अगले क्लास पे करेंगे। आज हम लोग पूरा टेलीस्कोप पढ़ चुके हैं, टेलीस्कोप का काम खत्म हो गया। इसके बाद अब एक ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बचा है, दैट इज ह्यूमन आई। सो एट द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द ह्यूमन आई। ओके, तो आज फिजिक्स में इतना रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।